हाँ तो दोस्तों, कहाँ थे अपन अपन थे सेडिमेंटेशन। अपने शायद लगभग कंप्लीट कर लिया था। कुछ कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस भी थे, वो भी हमने देखे। क्या हमें कंप्लीट नहीं करा था। हम यहाँ थे, हमने सेडिमेंटेशन में हमने कुछ भी नहीं देखा। सिंपल प्लेन सेडिमेंटेशन था। प्लेन सेडिमेंटेशन क्या था? वी एस बाई वी नोट देखा था हमने, एफिशिएंसी। वी एस क्या था? जी माइनस वन गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। ये क्या था? स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ था। बेसिक इक्वेशन क्या थी इसकी? वी एस स्क्वायर बराबर का 4/3 जी माइनस वन जी डी बाई सी डी। अगर आर ई लेस देन 0.5 हो तो सी डी की वैल्यू कितनी हो जाती है? 24/RE। और फिर इक्वेशन कौन सी आ जाती है? स्टोक्स लॉ क्या जाती है? वी नॉट और फ्लो रेट कितना? क्यू डिवाइड बाई सरफेस एरिया ऑफ टैंक। तो क्यू अपॉन का, अगर टैंक अगर रेक्टेंगुलर है तो एल इंटू बी, ये हो जाएगा। फिर हमने देखा था वेलोसिटी ऑफ फ्लो। फ्लो वेलोसिटी कितना था? क्यू अपॉन का बी इंटू एच, जहाँ से फ्लो एक्चुअल में होगा। तो ये हमने देख लिया था। हमने वी एफ का एक फॉर्मूला और देखा था, एल बाई टी, और टी डिटेंशन टाइम बोला। तो हमने एक फॉर्मूला और देखा था कि क्यू बराबर का वॉल्यूम डिवाइड बाई डिटेंशन टाइम। तो ये हमने देख लिया था। इसे वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्यू इंटू टी डी। तो ये हमने सिंपल सिंपल देखा था रेक्टेंगुलर टैंक का। फिर अपने पास एक फॉर्मूला और आया था, कौन सा? सर्कुलर टैंक का। सर्कुलर टैंक में अपने पास दो चीज़ें देखी थी हमने। किसी तो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है डी स्क्वायर इंटू 0.786 एच प्लस का 0.011 डी। हमने देखा था। हमने एक चीज़ और देखी थी कि सर्कुलर टैंक होगा, उसके अंदर वेलोसिटी ऑफ फ्लो डिक्रीज करता हो जाता है। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ रहा होता है। क्यू बराबर ए इंटू बी। क्यू तो कांस्टेंट है, अगर एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम होता जाता है। वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम होता है, वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग सेम है, तो पार्टिकल कैसे पाथ में ट्रेवल करता है? कर्व्ड पाथ में ट्रेवल करता है। जो भी पार्टिकल सेटल हो रहा होता है वो कर्व्ड पाथ में फॉलो करता है, कर्व्ड पाथ को फॉलो करता है। ये हमने देख लिया था। फिर उसके बाद हमने सी एफ एस टैंक देखा था, सी प्लस एफ प्लस एस टैंक। कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन टैंक। कोगुलेशन केमिकल टेक्निक थी। क्या करते हैं इसमें? केमिकल केमिकल टेक्निक थी। फास्ट मिक्सिंग था, फास्ट मिक्सिंग था। दो चीज़ याद रखनी है बस इसमें कोगुलेशन में, केमिकल एंड फास्ट मिक्सिंग। केमिकल कौन सा? एलम डाल दो या आयरन सल्फेट डाल दो, या फिर क्लोरीनेटेड आयरन सल्फेट डाल दो, फेरस सल्फेट डाल दो। ठीक है। फास्ट मिक्सिंग के लिए जी कितना? 300 सेकेंड इनवर्स। टाइम कितना? बहुत कम टाइम था, 30 सेकेंड। कौन करती है? घर में बहू करती है। फिर आता है फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन में क्या था? जी की वैल्यू कम, 30 सेकेंड इनवर्स, और टाइम 30 मिनट। ये हमने मोटा मोटा देख लिया था। फ्लोकुलेशन क्या है? स्लो मिक्सिंग। इसमें क्या होगा? फ्लोक बनेंगे एंड पार्टिकल पार्टिकल क्या करेंगे? एग्लोमरेट करेंगे, पार्टिकल साथ साथ में आएंगे। तो ये हमने देखा। कोगुलेंट की क्वांटिटी कितनी होगी वो कैसे डिसाइड करेंगे अपन? जार टेस्ट डिसाइड करेंगे। जार टेस्ट में क्या करेंगे? जार टेस्ट में जहाँ पे मिनिमम टर्बिडिटी आती है वही उसी डोज को क्या बोल देंगे? ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ कोगुलेंट बोल देंगे। ये हो गया। फिर हमने बहुत सारा ध्यान दिया था कल। किस पे ध्यान दिया था हमने कल? बहुत सारा ध्यान हमने ध्यान दिया था मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन पे। मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, 4 टाइप की मैकेनिज्म हमने पढ़ी थी। पहला आयनिक लेयर कंप्रेशन। आयनिक लेयर कंप्रेशन में हमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। क्या ध्यान रखना है? नदी जब समुद्र में मिलती है
तो आयनिक लेयर कंप्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, उसके कारण रिपल्सिव फोर्स कम होता है। रिपल्सिव फोर्स कम होगा तो पार्टिकल पास पास में आएंगे और सेटल हो जाएंगे। आयनिक लेयर कंप्रेशन। फिर उसके बाद देखा था हमने एडजॉर्प्शन एंड चार्ज न्यूट्रलाइजेशन। चार्ज न्यूट्रलाइजेशन क्या था इसमें? ये क्या था? कोई भी कोलोइडल पार्टिकल था जो भी नेगेटिव आयन चार्ज था, इसके चारों तरफ क्या जुड़ते हैं? एडजॉर्प्शन होता है। किसका? पॉजिटिव आयन चार्ज का। कौन से का? एल्यूमिनियम 3+, आयरन 3+, जो भी हमने कोगुलेंट डाला उसके बेसिस पे। इसको क्या बोलते हैं? स्टर्न लेयर बोलते हैं। स्टर्न लेयर बोलते हैं। फिर इसके चारों तरफ नेगेटिव 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 वाले होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, उसको बोलते हैं अपन डिफ्यूज लेयर। बीटा पोटेंशियल भी होता है कुछ, कोई दिक्कत नहीं, होता है। एडजॉर्प्शन चार्ज न्यूट्रलाइजेशन हो गया। तो फिर उसके बाद ये फिर क्या कर जाएंगे? सेटल कर जाएंगे। एडजॉर्ब हो गया उसके ऊपर, कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर एडजॉर्प्शन हो गया, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन हो गया, और फिर बड़ा पार्टिकल बन गया और सेटल हो जाएंगे। फिर हमने पढ़ा था स्वीप कोगुलेशन। स्वीप कोगुलेशन, इसमें क्या होता है? फ्लोक बन जाते हैं एल्यूमिनियम OH3 का, आयरन OH3 का, और ये जब सेटल हो रहे होते हैं तो इनके साथ सस्पेंडेड सॉलिड्स भी या कोगुल या फिर मानो कि कोलोइडल सॉलिड्स भी साथ में सेटल हो जाते हैं। स्वीप कोगुलेशन हो गया। फिर था इंटर पार्टिकल ब्रीचिंग। ये अभी हमने देख लिया था कि जब कोगुलेंट हम कौन सा डालेंगे? पॉलीमर बेस्ड कोगुलेंट डालेंगे तो इंटर पार्टिकल ब्रीचिंग के थ्रू क्या हो जाएगा? सस्पेंडेड सॉलिड्स या कोलोइडल सॉलिड्स सेट हो जाएंगे। ये हमने 4 टाइप की मैकेनिज्म पढ़ी थी: आयनिक लेयर कंप्रेशन, एडजॉर्प्शन एंड चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, स्वीप कोगुलेशन एंड इंटर पार्टिकल ब्रीचिंग। ये अपने को पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद क्या था? उसके बाद अपन आज का टॉपिक पे चलते हैं। उसमें हमने 4 टाइप की सेटलिंग पढ़ी थी जो भी बड़ी आसान थी। टाइप 1 सेटलिंग, टाइप 2 सेटलिंग, टाइप 3 सेटलिंग और टाइप 4 सेटलिंग। टाइप 1 सेटलिंग प्लेन सेडिमेंटेशन, इसको डिस्क्रीट सेटलिंग भी बोलते हैं। प्लेन सेडिमेंटेशन में हुआ कहाँ पे? WTP में। STP में कहाँ कहाँ होता हो रहा था? ये 2 टैंक के नाम बताए थे: ग्रिड चैम्बर, गिट्टी वाला चैम्बर, ग्रिड चैम्बर, और डेट्रिटस टैंक। ग्रिड चैम्बर और डेट्रिटस टैंक। इनमें क्या आंसर होती है? टाइप 1 सेटलिंग होती है। उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सेटलिंग भी बोलते हैं। पार्टिकल इंडिविजुअल के रूप में सेटल करते हैं, तो डिस्क्रीट सेटलिंग हो गई टाइप 1 सेटलिंग। फिर टाइप 2 सेटलिंग। टाइप 2 सेटलिंग को बोलते हैं फ्लोकुलेशन सेटलिंग या फिर डिफरेंशियल सेटलिंग। इसमें जब पार्टिकल सेटल हो रहा होता है तो उसका वेट, उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है। क्या क्या एग्जांपल थे? एक तो अपना कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, यानी क्लेरो फ्लोकुलेटर, जो बोलते हैं क्लेरी फ्लोकुलेटर। तो ये हो गया एक तो। किसके लिए? WTP में। STP में क्या था? प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। क्यों था ये? क्योंकि इसके अंदर क्या सेटल होते हैं? प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। क्या सेटल होते हैं इसमें? इसमें ऑर्गेनिक मैटर सेटल होते हैं। इनऑर्गेनिक भी होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक मैटर भी सेटल होते हैं। और जब ऑर्गेनिक मैटर सेटल होते हैं तो ये क्या होते हैं? स्टिकी नेचर के होते हैं। जब स्टिकी नेचर के होते हैं तो साथ में सस्पेंडेड सॉलिड्स भी इनके चिपक जाते हैं। और जब इनके चिपक जाते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स तो इनका जब ये सेटल हो रहे होते हैं तो साथ में सस्पेंडेड सॉलिड्स ये चिपक गए और इनका वेट और डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है। तो इसको बोलते हैं टाइप 2 सेटलिंग, फ्लोकुलेशन सेटलिंग और डिफरेंशियल सेटलिंग। टाइप 3 सेटलिंग थी जोन और हिंडर्ड सेटलिंग। जोन और हिंडर्ड सेटलिंग, इसका एक एग्जांपल था SST आफ्टर ASP। और हमने टाइप 4 भी पढ़ा था। टाइप 4 क्या था? कंप्रेशन सेटलिंग। एक लेयर दूसरी लेयर को कंप्रेस करती हुई चलती है, कंप्रेस करती हुई सेटल होती है, कंप्रेशन सेटलिंग। एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल SST आफ्टर ट्रिकलिंग फिल्टर। हमने ट्रिकलिंग फिल्टर को देखा भी था कि ट्रिकलिंग फिल्टर में कैसे काम करता है। एनारोबिक डाइजेशन होता है और साथ में एंडोजिनस रेस्पिरेशन होता है, जिसके कारण स्लाइम लेयर की स्लोगिंग होती है। और स्लाइम लेयर की स्लोगिंग होती है तो जो आगे SST में जाके सेटल होती है और कंप्रेशन सेटलिंग होती है, और इसको बोलते हैं टाइप 4 सेटलिंग। ये हमने कल पूरा पढ़ लिया था।
आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में मैकेनिज्म होती क्या है, एलएम की क्या कहानी है। तो ये अपन पढ़ेंगे आज थोड़ा सा, बड़ा ही आसान सा है। सबसे पहले तो एलएम का फॉर्मूला हमने कई बार देख लिया, Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 18H2। एलएम, इसका मोलिकुलर वेट सबको याद होना चाहिए, सबको याद होता भी है, 666 ग्राम, 666 ग्राम, 666 ग्राम। ओके, फिर ये 3 एल्किलिटी के मोलिकुल को यूज करता है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 एल्किलिटी को कंज्यूम करता है। एलएम ऐसे काम नहीं करता, एलएम जब फ्लोक बनाता है तो 3 एल्किलिटी के मोलिकुल को कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, क्या बनाएगा? फ्लोक बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और मेन इंपॉर्टेंट है कैल्शियम सल्फेट, यानी कि परमानेंट हार्डनेस। ये परमानेंट हार्डनेस देगा। तो इसमें होता क्या है? होता कुछ नहीं है, एलएम एल्कलिनिटी के साथ रिएक्शन करेगा, यानी एल्कलिनिटी कंज्यूम करेगा। पानी में जो एल्कलिनिटी होगी वो कंज्यूम करेगा, अगर नहीं होगी तो हमें बाहर से प्रोवाइड करनी पड़ती है। वो भी इसके ऊपर भी जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन देखेंगे। फ्लोक बना दिया, CO2 बनाएगा, पीएच कम होगी। एल्कलिनिटी कंज्यूम कर रहा है तो भी पीएच कम होगी। और कैल्शियम सल्फेट यानी कि परमानेंट हार्डनेस क्या है? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है, कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+। और क्या हो साथ में? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस हो, यानी सल्फेट हो, क्लोराइड हो, नाइट्रेट हो। ठीक है, तो ये क्या देते हैं? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस देते हैं। ये सिंपल बॉइलिंग से नहीं रिमूव होती है, ये हमने देख लिया। फिर क्या करते हैं अपन? कुछ कुछ चीज़ें और पढ़ लेते हैं। एक मिनट होल्ड करना गाइस। नमस्ते 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 बेटा। संभालिए। नहीं। हेलो दोस्तों, तो अपन कहाँ थे? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो क्या होता है जब अपन एल्कलिनिटी अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट के रूप में प्रोवाइड करते हैं तो परमानेंट हार्डनेस बनती है। लेकिन अगर सोचो, देखो क्या लिखा है, एल्कलिनिटी वाला जो कैल्शियम है परमानेंट हार्डनेस देगा, जो कि आगे सॉफ्टनिंग में जाके अपन हटा देंगे, जिसके आगे अपन सॉफ्टनिंग की प्रोसेस करते हैं। लेकिन अगर सोडियम कार्बोनेट, हमने सोडा एस यूज किया है, सोडा एस यूज करेंगे तो परमानेंट हार्डनेस इंक्रीज नहीं करेगी, यानी परमानेंट हार्डनेस बनेगी नहीं। क्या प्रोडक्ट बनेगा? Na2SO4 बनेगा। और Na2SO4 हार्डनेस देता ही नहीं है, क्योंकि सोडियम सिंगल वैलेंट कटायन है, सिंगल वैलेंट कटायन है, जो कि हार्डनेस नहीं देता। हार्डनेस कौन देता है? मल्टी वैलेंट कटायन देते हैं। तो अगर सोडियम, अगर हमें परमानेंट हार्डनेस इंक्रीज नहीं करानी है तो अपन सोडा एस यूज कर लेते हैं। ओके, एक और क्या चीज़ है पता है? एल्कलिनिटी ने वाटर को बचाया है। एलएम ने एल्कलिनिटी को कंज्यूम करके अपनी रिएक्शन भी कंप्लीट कर ली है, फ्लोक बना ली है। ठीक है, तो एलएम बिना एल्कलिनिटी के तो वर्क ही नहीं करती। एलएम पानी में तभी काम करती है जब पानी में उसको संभालने की ताकत हो, यानी क्या हो? एल्कलिनिटी हो। और एल्कलिनिटी नहीं हो तो एलएम काम ही नहीं करती। उस पावर का नाम है एल्कलिनिटी। समझ आना आ गया? अब आता है एल्कलिनिटी। एल्कलिनिटी अपन कैसे प्रोवाइड करें? अगर पानी में एल्कलिनिटी नहीं है, पानी में अगर एल्कलिनिटी नहीं है तो अपन लाइम के थ्रू या सोडा एस के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडा एस क्या होगा? Na2CO3। दोनों के रूप में किसी के थ्रू भी अपन एल्कलिनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं पानी के अंदर। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट के रूप में ऐड हो जाते हैं। अपन ऐड तो ये करते हैं, लेकिन
फाइनली पानी में अंदर ये बन जाते हैं। अब लाइम कैसे ऐड करें, कैसे वो एल्कलिनिटी देता है, तो देखो अपन ऐड करते हैं क्विक लाइम। अपन क्विक लाइम ऐड करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट अपने को आइडिया है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्या होता है, लाइम स्टोन होता है। यानी कैल्शियम का जो रॉ मटेरियल होता है वो लाइम स्टोन होता है, कैल्शियम यहीं से आता है। इसको अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं, इसी को बोलते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन हो गया तो क्या में निकल के आता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 निकल के आती है। ये जब कैल्शियम ऑक्साइड है, इसी को बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई साहब को पानी चाहिए होता है भयंकर। जब पानी चाहिए होता है तो इसको बोलते हैं क्विक लाइम। फिर इसको थोड़ा सा पानी देते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्लैकिंग। स्लैकिंग ऑफ लाइम। लाइम की हमने क्या की, स्लैकिंग की, या थोड़ा सा हाइड्रेशन किया, हाइड्रेशन ऑफ लाइम। तो क्या प्रोडक्ट बनता है, CaOH2। ये बोलते हैं इसको हाइड्रेटेड लाइम, थोड़ा सा पानी पी लिया इसने, हाइड्रेटेड लाइम। या स्लैकिंग के बाद बना है तो स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम। और आगे जाके ये पानी के अंदर CO2 भी होती है, CO2 होती है तो H2CO3 बना देती है, तो ये आगे जाके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है, या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना के एल्कलिनिटी दे देता है। ये सिंपल सी प्रोसेस होती है। हाइड्रेटेड लाइम इसको ऐड करते हैं टू इंक्रीज एल्कलिनिटी। चाहे इसको ऐड कर लो, चाहे इसको ऐड कर लो, वो क्वेश्चन में कैसे पूछता है वो अपन देख लेंगे। और एल्कलिनिटी इसके रूप में दे देता है। तो यही रिएक्शन होती है, देखो कैल्शियम हाइड्रेटेड लाइम प्लस CO2 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और CO2 ऐड करते हैं, ये तो क्या प्रेसिपिटेट होता है, और CO2 ऐड करते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है। यही एल्कलिनिटी है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लासिक कार्बोनेशन रिएक्शन। कार्बोनेशन रिएक्शन, कार्बन ऐड किया है, CO2 फिर ऐड किया है, तो इसको रिकार्बोनेशन बोल देते हैं। कि पहली बार कार्बोनेशन ऐड किया तो प्रेसिपिटेट बना देता है। इस प्रेसिपिटेट को अपने को नहीं बनवाना है तो अपन और कार्बोनेशन और CO2 ऐड करते हैं। वो क्या करता है, वो एल्कलिनिटी दे देता है और इसको सोल्यूबल फॉर्म में ले जाता है। ये सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल फॉर्म में ले जाता है, ठीक है। अपने को क्या याद रखना है इसके लिए, अपने को पूछता है एल्कलिनिटी मान लो पानी में कम पड़ गई, कितनी कम पड़ गई वो अपने को पता होता है, ठीक है। एल्कलिनिटी कितनी चाहिए अपन इस रिएक्शन से निकाल लेंगे कि अगर एलम इतना है, एक मोल ऑफ एलम के लिए 3 मोल ऑफ एल्कलिनिटी चाहिए। तो कुछ अगर इसका वेट दिया हुआ होगा तो उस वेट के बेस पे अपन पता चल जाएगा कि एल्कलिनिटी कितनी चाहिए। फिर वो पानी में दे देगा कि पानी में इतनी एल्कलिनिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है, पानी में एल्कलिनिटी ऑलरेडी कितनी प्रेजेंट है ये पता है, कितनी चाहिए ये पता है, तो रिक्वायरमेंट कितनी है एक्स्ट्रा डालने की वो अपन निकालेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे। अब आता सवाल कि उतनी एल्कलिनिटी को मीट करने के लिए अपने को कितना क्विक लाइम ऐड करना पड़ेगा। सिंपल सा है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें, एक मोल ऑफ एल्कलिनिटी इंक्रीज करने के लिए अपने को 1 मोल ऑफ क्विक लाइम चाहिए होता है, क्योंकि एक ही मोल चल रहा है कैल्शियम का, कैल्शियम 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 एक ही मोल चल रहा है। तो 1 मोल ऑफ एल्कलिनिटी इंक्रीज करने के लिए अपने को 1 मोल ऑफ क्विक लाइम चाहिए होता है। अब फिर वो उसमें थोड़ा सा सवाल और पूछ लेता है कि प्योर लाइम तो आपको 1 मोल चाहिए होता है, कुछ इम्प्योरिटी दे देगा कि इतना परसेंट ही प्योर प्योर है क्विक लाइम, तो कितनी क्वांटिटी चाहिए, वो अपने को सिंपल मैथ्स के क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं आगे। अब देख लो किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो। यार इसी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से डरना नहीं है। इन्वायरमेंट में जितनी इन्वायरमेंट है उतनी ही केमिस्ट्री है। तो प्यारी सी केमिस्ट्री देखते हैं अपन। एक एलम का पार्टिकल 3 पार्टिकल या 3 मोल ऑफ एल्कलिनिटी कंज्यूम करता है, यानी 666 ग्राम कितना करता है, 3 × 100 ग्राम। अपन एल्कलिनिटी को यूज़ करते हैं एज COCO3 के रूप में, एल्कलिनिटी को इसी के रूप में यूज़ करते हैं। COCO3 का वेट कितना होता है, 60 + 40 100 ग्राम, 3 × 100 ग्राम एल्कलिनिटी होते हैं। अगर डोज ऑफ एलम चाहिए, डोज ऑफ एलम अपने को पता होती है, तो एल्कलिनिटी कितनी चाहिए, 3 × 100 / 6 666 इंटू डोज ऑफ एलम,
तो इसको पता चल जाएगा अपने को एल्कलिनिटी रिक्वायर्ड कितनी है। तो इस रिएक्शन के लिए एल्कलिनिटी रिक्वायर्ड कितनी है, डोज ऑफ एलएम के बेसिस पे अपन निकाल लेते हैं। अब आगे आता है कुछ एल्कलिनिटी प्रेजेंट भी होती है पानी में, तो एल्कलिनिटी की डेफिशिएंसी कितनी है, यानी ये भी आराम से निकाल लेंगे। जितनी एल्कलिनिटी रिक्वायर्ड है माइनस का एल्कलिनिटी प्रेजेंट इन वाटर, दोनों का माइनस करके निकाल लेंगे। अब आता है कि डोज ऑफ लाइम कितनी चाहिए। 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम देता है 1 मोल ऑफ एल्कलिनिटी, यानी 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड देता है 100 ग्राम एल्कलिनिटी एज CaCO3। तो अगर आपने वो एल्कलिनिटी डेफिशिएंसी कितनी है उसके बेस पे अपने को लाइम कितना चाहिए निकाल लेंगे। और क्विक लाइम की आगे रिक्वायरमेंट अगर 100% प्योर है तो इतनी रिक्वायरमेंट है, इम्प्योरिटी है तो आगे अपन निकालेंगे, क्योंकि 100% प्योर है तो इतनी रिक्वायरमेंट है, इम्प्योर होगा मतलब 80% ही प्योर है तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो 100% प्योर वाले की कितनी रिक्वायरमेंट थी वो डिवाइड बाई 0.8, ज़्यादा चाहिए ना अपने को, क्योंकि अगर 80% प्योर ही है तो अपने को 80% प्योर वाले की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए होगी। सिंपल। ध्यान रहे हमने सारी कैलकुलेशन किसके रूप में की है, एल्कलिनिटी एज कैल्शियम कार्बोनेट से करी है। ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट भी देखना है, लेकिन अपने को ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आता है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर एनीथिंग इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि अपने को मेन क्या चीज़ है, क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ही फाइनली है, पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। ऐसे तो चाहे अपन कितना ही पढ़ ले, मेन क्या चीज़ है, क्वेश्चंस। PYQ वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, क्या घुमाना चाहता है, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं कि अगर पानी में हाई टर्बिडिटी है और हाई एल्कलिनिटी भी है तो अपने को कितना कोगुलेंट ऐड करना पड़ेगा। वैसे तो कोगुलेंट की रिक्वायरमेंट अपन जार टेस्ट से निकालते हैं, लेकिन ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाई टर्बिडिटी हाई एल्कलिनिटी है तो अपने को कितना रिक्वायरमेंट ऑफ कोगुलेंट होता है, हाई कोगुलेंट चाहिए, हाई डोज ऑफ कोगुलेंट चाहिए या कम डोज ऑफ कोगुलेंट चाहिए, इस टाइप से पूछता है। तो अगर हाई टर्बिडिटी है हाई एल्कलिनिटी है, हाई एल्कलिनिटी है मतलब बहुत हमारे ज़्यादा बहुत सारे प्रेसिपिटेट बना के निकल जाते हैं FeO3 MgOH2, ठीक है। नो इफेक्ट ऑफ डोज ऑफ कोगुलेंट्स, बहुत ही ज़्यादा डोज देनी पड़ेगी टू मेक स्वीप कोगुलेशन, ठीक है। और हाई टर्बिडिटी हाई एल्कलिनिटी तो हाई डोज ऑफ कोगुलेंट्स, ठीक है। देखते हैं आगे और। अगर हाई टर्बिडिटी है और एल्कलिनिटी कितनी है, लो है, तो लो एल्कलिनिटी है तो एलम अपन कितनी डाल दो, कहाँ तक काम करेगा, जितनी एल्कलिनिटी है वहीं तक रिएक्शन करेगा। तो एल्कलिनिटी लो है तो लो डोज ऑफ कोगुलेंट ही इफेक्टिव होगा, क्योंकि एल्कलिनिटी ही कम है अपने पास, क्योंकि एल्कलिनिटी थोड़ी ही है अपने पास, तो इसके बेसिस पे काम कर जाएगा कि लो एल्कलिनिटी है तो लो डोज ऑफ कोगुलेंट ही इफेक्टिव होगा, उतनी टर्बिडिटी निकाल पाएगा, पूरी टर्बिडिटी नहीं निकाल पाएगा। फिर आता है लो टर्बिडिटी है कि हाई लो टर्बिडिटी है और एल्कलिनिटी क्या है, हाई है, तो अपने को हाई डोज ऑफ कोगुलेंट रिक्वायर होगी। क्यों, क्योंकि पानी के अंदर ये मान लो पानी का कोई पोर्ट है, उसके अंदर टर्बिडिटी लो है, मान लो सस्पेंडेड सॉलिड्स कम है, दूर दूर है, तो अपने को ज़्यादा डोज ऑफ कोगुलेंट चाहिएगा। क्यों, क्योंकि इनको चुन चुन के पकड़ना पड़ेगा, फ्लॉग बनाएंगे और बहुत सारे फ्लॉग बनाएंगे तब जाके इस सस्पेंडेड सॉलिड्स को चुन चुन के इनको क्या कराएंगे, सेटलमेंट कराएंगे इनका। तो हाई डोज ऑफ कोगुलेंट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि कम टर्बिडिटी है तो ज़्यादा फ्लॉग बनाने पड़ेंगे, फ्लॉग ज़्यादा स्विफ्ट कोगुलेशन होगा। तो एक चीज़ समझ में आई, हाई एल्कलिनिटी है हाई डोज, लो एल्कलिनिटी थी लो डोज ऑफ कोगुलेंट्स, हाई एल्कलिनिटी थी हाई डोज ऑफ कोगुलेंट। पूरा मैटर कौन कर रहा है, एल्कलिनिटी ही डोमिनेट कर रही है, किसके लिए, टू डिसाइड द डोज ऑफ कोगुलेंट, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट एक लास्ट पार्ट हो रहा था, अगर टर्बिडिटी भी लो है एल्कलिनिटी भी लो है, तो पहले तो करें कि टर्बिडिटी और एल्कलिनिटी इंक्रीज करो, धूल डाल दो, और फिर उसके बाद जैसा भी अगर टर्बिडिटी इंक्रीज करेंगे एल्कलिनिटी इंक्रीज करेंगे तो फिर यही वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, हाई डोज ऑफ कोगुलेंट रिक्वायरमेंट होगी। इतना सा कॉन्सेप्ट है। फिर और क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं। देखो ये एक फॉर्मूला आता है, कल आपने पढ़ा था, वेलोसिटी ग्रेडियंट G = dV/dx,
क्या आता है, रूट पी बाई म्यू वी। ये वी क्या है, वॉल्यूम है, पी पावर है, म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी है। उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता रहता है, निकाल देंगे अपन आराम से। इस पे क्या पूछता है, इन ए कंटिन्यूस फ्लो सेटलिंग टैंक 3.5 मीटर डीप एंड 65 मीटर लॉन्ग। ये सेटलिंग टैंक की डायमेंशन दी है, 3.5 मीटर तो डीप है, एच दे दिया है और एल दे दिया है। द फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड, फ्लो वेलोसिटी दी है यानी वी एफ दिया है। वी एफ क्या होगा, क्यू अपॉन का बी इंटू एच। क्यों होगा क्यू इंटू बी इंटू एच, ये मान लो अपना सेटलिंग टैंक है। कैसे बना दिया मैंने, पानी ऐसे एंटर कर रहा है, तो ये बी है ये एच है, तो क्यू बराबर ए इंटू वी। वी कितना होगा, वी एफ क्यू अपन का एरिया, कौन सा एरिया इफेक्टिव होगा, बी इंटू एच। वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्यू अपन बी इंटू एच। अब कह रहा व्हाट साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 में बी इफेक्टिवली रिमूव्ड। डायमीटर ऑफ पार्टिकल निकालना है, टेम्परेचर काइनेमेटिक विस्कोसिटी सब दिया हुआ है। तो अपन अपने को तो ये फॉर्मूला पता है, एफिशिएंसी बराबर वी एस बाई वी नोट। अब उस पार्टिकल की 100% एफिशिएंसी निकालनी है, 100% रिमूव होना चाहिए। और साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन बी इफेक्टिवली रिमूव, मतलब उस इस साइज का पार्टिकल 100% रिमूव होना चाहिए। तो इटा बराबर वी एस बाई वी नोट किया। वी एस का फॉर्मूला आपने को पता है, G-1 गामा डब्लू डी स्क्वायर अपन 18 म्यू। गामा डब्लू को रो इंटू जी लिख दो, म्यू बाई रो क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। न्यू क्या हो जाएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी म्यू बाई रो। ये बेसिक बेसिक अपने को आइडिया होना चाहिए, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, डायनेमिक विस्कोसिटी है, ये डेंसिटी है। ये आगे अपन और एफ में पढ़ लेंगे, लेकिन इतना अपने को आइडिया है। वी नोट ओवरफ्लो रेट, क्यू अपॉन का सरफेस एरिया एल इंटू वी है। अब इन दोनों की कंपेयर करके अपनी चीज़ें निकाल लेंगे, और सारी चीज़ दी हुई है, वी नोट दिया हुआ है, वी नोट इज इक्वल टू वी एस कर देंगे, सारी चीज़ दी हुई है, डायमीटर निकाल लेंगे। फिर सेम टाइप का क्वेश्चन निकाल लेंगे। अपने को कोई भी चीज़ याद नहीं करनी है, इनमें से एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, सारी चीज़ें किससे हो रही है, कॉन्सेप्ट से। कैसे हो रही है भाई, कॉन्सेप्ट से। वेलोसिटी ऑफ फ्लो अपने को पता है, कहाँ से फ्लो एंटर कर रहा है, क्यू अपन का बी इंटू एच हो गया। और वेलोसिटी ऑफ फ्लो यही फ्लो करवाएगा, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है डिवाइड बाई डिटेंशन टाइम। एक फॉर्मूला ये हो गया, दो फॉर्मूले वेलोसिटी ऑफ फ्लो के हो गए। अब क्यू बराबर का वॉल्यूम बाई टाइम, मीटर क्यूब पर सेकेंड, डिटेंशन टाइम। इसका वॉल्यूम निकालेंगे, क्यू इंटू टी डी। ये किसके लिए है, रेक्टेंगुलर के लिए। अगर सर्कुलर हो तो वेलोसिटी कितना होगा, डी स्क्वायर इंटू का 0.786 एच प्लस का 0.011 डी, ये अपने को पता है। और क्या क्या फॉर्मूला होता है, ईटा बराबर का वी एस बाई वी नोट, वी नोट ओ एफ आर और फ्लो रेट क्या, क्यू अपॉन का सरफेस एरिया, बस ये ध्यान रखना है, क्यू अपॉन का बी इंटू एल। वी एस सेटलिंग वेलोसिटी, ये स्टोक्स लॉ आ जाएगा, G-1 गामा डब्लू डी स्क्वायर अपॉन का 18 म्यू। तो अपने पूरे फॉर्मूले याद है, एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना है। सेटलिंग टाइम निकालना है, सेटलिंग टाइम निकालना है, तो क्या निकालेंगे, वी एस बराबर का कितना हाइट ट्रेवल करेगा, एच, ऊपर वाला हाइट एच ट्रेवल कर लेगा तो सेटल हो जाएगा कितने टाइम में, टी एस टाइम में। तो टी एस निकाल देंगे, एच बाई वी एस, सिंपल है। तो ये हमने देख लिया। और क्या क्वेश्चन आते हैं, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है, गेट का क्वेश्चन है। पहले के ज़माने में आते थे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें 2-3 टाइप की चीज़ें पूछता था। देखो इसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा अपने को। ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीटिंग 10 mld 10 मिलियन लीटर्स पर डे ऑफ वाटर रिक्वायर्स 20 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ फिल्टर एल एम की फॉर्मूला दे देगा, L2SO3.18 ये अपन पढ़ गए हैं। द वाटर हैज 6 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ एलिनिटी SiO3, वाटर में एलिनिटी दे रखी है वो भी पता है। और ये अगर डोज दे रखी है, डोज ऑफ एलम दे रखा है,
इसके वजह से अपने को एल्कलिनिटी कितनी चाहिए वो भी निकाल सकते हैं। एल्कलिनिटी रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे? एल्कलिनिटी रिक्वायर्ड निकालेंगे 666 ग्राम। अगर यानी 1 मोल ऑफ एलम है तो कितना चाहिए एल्कलिनिटी? 3 × 100 ग्राम का एल्कलिनिटी चाहिए एज CaCO3। ठीक है, एक है तो 3 × 100 डिवाइड बाई 666 ग्राम। और अगर एल्कलिनिटी दे रखी है, एल्कलिनिटी नहीं, डोज ऑफ एलम दे रखी है 20, तो एल्कलिनिटी कितनी चाहिए? 300/666 इंटू 20। इतनी एल्कलिनिटी अपने को चाहिए एज CaCO3। क्यों? क्योंकि हमने शो क्या लिया है? कैल्शियम कार्बोनेट एज CaCO3 का ही वेट लिया है। ओके, अब कह रहा 6 मिलीग्राम पर लीटर एल्कलिनिटी है, डेफिशिएंसी कितनी है? जितनी रिक्वायरमेंट थी माइनस का ऑलरेडी अवेलेबल, बस आगे क्विक निकल रहा है। सिंपल है, देखो यही हमने निकाला 9 मिलीग्राम पर लीटर एल्कलिनिटी चाहिए। अब इसने क्या पूछा है? 10⁻6 मिलीग्राम पर डे पूछा है। अपन क्या करेंगे? 9 मिलीग्राम पर लीटर इंटू क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यू क्या होता है? लीटर पर डे। लीटर से लीटर कर जाएगा, क्या आ जाएगा? मिलीग्राम पर डे। यही पूछा अपने को, सिंपल। जी क्या हो जाएगा? 10⁻6 मिलीग्राम। तो बाकी तो पूरा यूनिट्स का खेल है, बेसिक अपने को आइडिया हो गया। अब आता है कि एल्कलिनिटी रिक्वायर्ड फ्रॉम क्विकलाइम। क्विकलाइम अपने को कितना ऐड करना पड़ेगा? 9 मिलीग्राम पर लीटर तो अपने को एल्कलिनिटी चाहिए, 6 अपने पानी में है, 3 मिलीग्राम पर लीटर अपने को बाहर से ऐड करनी है। 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड से 1 मोल ऑफ एल्कलिनिटी मिलती है, 56 ग्राम से 100 ग्राम एल्कलिनिटी मिलती है। 3 मिलीग्राम पर लीटर एल्कलिनिटी के लिए कितना चाहिए? 56/100 इंटू 3 मिलीग्राम। क्या आ गया? पूरा क्यूब वगैरह से मल्टीप्लाई कर दिया। इसने क्या पूछा था? मिलीग्राम 10⁻6 मिलीग्राम पर ईयर एज CaO। तो हम पूरा निकाल लेंगे, आगे पूरा यूनिट्स का खेल है। तो इनको अपने हाथ से सॉल्व करने हैं आपको। कोगुलेशन प्रोगुलेशन अपने सब देख लिया है, बाकी कुछ कॉन्सेप्ट और देखते हैं छोटे मोटे। एक कॉन्सेप्ट आता है डिसैलिनेशन, यानी सॉल्ट हटाने की प्रक्रिया को डिसैलिनेशन कहते हैं। डिसैलिनेशन अगर नेचर खुद हटा रही है अपन बोलते हैं ऑस्मोसिस, हम हटा रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का उल्टा रिवर्स ऑस्मोसिस, इसी को RO बोलते हैं। जो अपने वाटर प्योरीफायर में लगा होता है घरों में, RO लगा होता है। RO बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पानी पानी को केवल कंसंट्रेशन बराबर करना जानता है बस, कि कहीं कंसंट्रेशन पानी की कम है वहाँ अपन पानी चला जाएगा और कंसंट्रेशन बराबर कर देगा। जैसे मान लो यहाँ पे पानी था, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, ठीक है, फिर यहाँ पानी अकेला है, इसमें कंसंट्रेशन कम है किसकी? सॉल्ट्स की। पानी इधर से इधर चला जाएगा, किसके थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। पानी को लग रहा है कि भाई यहाँ पे तो पानी कंसंट्रेशन कम है, पानी कंसंट्रेशन कम है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पानी खुद जाके दोनों कंसंट्रेशन बराबर कर देगा। ये नियम है, देखो नेचर का नियम है। पानी भी क्या है? पूरी नेचुरल चीज़ है। किशमिश का फूलना और सिकुड़ना दोनों किसका पार्ट है? ऑस्मोसिस का पार्ट है। प्लांट्स की रूट्स द्वारा पानी को एक्सट्रैक्ट करना, देखो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो पानी को एक्सट्रैक्ट कैसे करती हैं? अपना हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन में पढ़ते रहते हैं कि प्लांट्स क्या करती हैं। प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं पानी एक्सट्रैक्ट करती हैं। कैसे करती हैं? प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, ठीक है, यहाँ ऊपर प्लांट्स हैं, ये नीचे रूट्स हैं। तो रूट्स के जो एंड होते हैं इनके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत हाई होती है, सॉल्ट कंसनट्रेशन वेरी हाई। और यहाँ पानी घूम रहा है, पानी को लगा रही है, यहाँ तो कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसकी कंसनट्रेशन थोड़ी सी कम कर देता हूँ। यहाँ सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, पानी की कंसनट्रेशन कम है, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। पानी ज़्यादा है और बस यहाँ पहुँचा, फिर आगे प्लांट आगे का काम अपने आप कर लेता है। कैपिलरी रिएक्शन से जो भी काम करना है, नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करके कैसे भी करता है। लेकिन पानी यहाँ तक आता कैसे है? ये आता है ऑस्मोसिस से, ऐसे रूट्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर दिक्कत क्या होती है कि ऑलरेडी अगर यहाँ भी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो पानी तो जाएगा नहीं। पानी को पता है कि भाई मेरे अंदर ही सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। अगर सॉइल में
सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा हुई, सॉल्ट कंसनट्रेशन हाई हुई, तो पेड़ पौधे या प्लांट्स पानी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से सॉइल के अंदर ही सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, पानी उधर जाएगा नहीं। पानी कह रहा मेरी कंसनट्रेशन, मेरे अंदर ही सॉल्ट ज़्यादा है, तो मैं उधर क्या जाके क्या करूँगा? तो सॉइल में अगर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हुई तो पेड़ पौधे पानी को खींच नहीं पाते हैं। इसको बोलते हैं फाइटोटॉक्सिसिटी। फाइटोटॉक्सिसिटी क्यों होती है? सॉइल में सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, पेड़ पौधे या जो प्लांट्स होते हैं वो पानी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं और पेड़ पौधे मर जाते हैं। इसको बोलते हैं फाइटोटॉक्सिसिटी। समझ में आ गया? तो प्लांट्स की रूट्स द्वारा पानी एक्सट्रैक्ट करना बिकॉज रूट्स हैव हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन। समझ में आ गया अपने को? तो लिक्विड और वाटर, क्या लिखा है? जो भी लिखा है, लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट की तरफ जाता है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, उसके थ्रू पानी जहाँ कंसनट्रेशन कम है उसकी, पानी की कंसनट्रेशन कम है, सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, पानी वहाँ जाता है नेचुरली। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या करते हैं? अपने को पानी में से सॉल्ट हटाने हैं, ये नेचुरल ऑस्मोसिस से नहीं हो पाता, इसके लिए अपन जाते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस में। हम कहते हैं कि परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, हम फोर्स लगाएंगे किससे ज़्यादा? हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा, जितना नेचर को चाहिए उससे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो दूसरी डायरेक्शन में पानी फ्लो होना शुरू हो जाता है, और इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, जैसे मान लो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये इधर वाटर है, तो इसमें बहुत सारी कंसनट्रेशन है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, TDS टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्यूट्स ज़्यादा है। अपने को इसमें से केवल क्लियर वाटर बाहर निकालना है, तो निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे। अगर मैं इधर सिंपल वाटर रखूँ जिसके अंदर कोई कंसनट्रेशन ना हो तो पानी इधर से इधर जाएगा। अरे इधर से अपने को ट्रांसफर ही नहीं करना था, अपने को तो इसमें से पानी ट्रांसफर करना था और सॉल्ट को इधर ही रखना था, तो ये तो नेचुरली तो नहीं हो पाएगा। तो अपन प्रेशर लगाते हैं ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पानी इधर से इधर ट्रांसफर ना होगा, पानी इधर से इधर ट्रांसफर होने लग जाता है, और इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, RO। अपने घरों में जो वाटर प्योरीफायर होता है उसमें यही प्रोसेस होती है। पानी को हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में फोर्सफुली भेजा जा रहा है, हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट से लो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट की तरफ फोर्सफुली भेजा जाता है। RO क्या देता है? एक सेकंड, गाड़ी की चाबी बाबू वो देखो ले अपना चने इंतजार कर रहे थे अगले। अब जो इसी आसी को बोलते करो। हाँ ठीक है, देख ली। हाय फाइल का सीख दे, या एक्सप्रेशन के साथ दिया हुआ या मेरा फोन पे फोटो में एप्पल का कड़े मिले फोटो में आना रे, आना चौधरी। चलो अब बात कर रहे हैं लड़कियों आज जाके देखा ही ना चाबी दे दी है। आराम हो जाओ, टेक केयर, और बढ़िया बढ़िया फोटो खींच के लाओ, ठीक है? रियली सॉरी गाइस, रियली सॉरी गाइस। तो बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आता है, वो माइक वाइक बंद नहीं कर सकता, पता नहीं क्यों नहीं कर सकता, माइक बंद करते ही शायद रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, उसके लिए रियली सॉरी। बाकी थोड़ा सा बातें सुन लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, बातें सुनने में अपने कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तुम डिस्टर्ब होते हो तो रियली सॉरी।
कोशिश करता हूँ कि डिस्टर्बेंस कम से कम हो। तो अपन कहाँ थे? हम थे रिवर्स ऑस्मोसिस में। थोड़ा पानी वानी पी लिया करो, देखो मैं भी पानी नहीं पीता हूँ। तो रिवर्स ऑस्मोसिस हमें थोड़ा बहुत देख लिया है। प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा अपने को ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो फोर्सफुली पानी को अपन हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट से लो कंसनट्रेशन में फोर्सफुली भेज देते हैं। कहाँ काम आता है? आर ओ प्योरीफायर, इसको वैसे बोलना तो चाहिए वाटर प्योरीफायर या आर ओ इन वाटर प्योरीफायर। आर ओ प्योरीफायर नहीं बोलना अपने को, अपन क्या है, सिविल इंजीनियर है, अपने को बोलना है वाटर प्योरीफायर में आर ओ सिस्टम होता है। आर ओ एक सिस्टम का नाम है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन हो गया, कोई सेडिमेंटेशन हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया। तो आर ओ भी एक प्रोसेस का नाम है जो कि वाटर प्योरीफायर में होता है। या फिर सी वाटर डिसैलिनेशन, ये पूरी अरब कंट्री जो होती है इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं। उनके पास तो पूरा सॉल्टी वाटर ही है, सी वाटर ही है, तो वो कैसे पानी निकालते हैं, कैसे पानी को क्लीन करते हैं, और आर ओ प्रोसेस से ही क्लीन करते हैं। ओके, आर ओ की खास बात क्या है? आर ओ जीरो TDS का वाटर देता है, जीरो जीरो टोटल डिजोल्व सॉलिड्स, कोई भी डिजोल्व सॉलिड्स नहीं रखता। और तो डिजोल्व सॉलिड्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सस्पेंडेड सॉलिड्स, कोलोइडल सॉलिड्स, ये तो उसके लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये तो अपन पहले ही हटा देते हैं ताकि अपनी जो मेम्ब्रेन होती है, आर ओ की जो मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर फर्क ना पड़े, उसको चोक ना करे। इसलिए सस्पेंडेड सॉलिड्स, कोलोइडल सॉलिड्स तो अपन पहले हटा देते हैं। ये दिक्कत है TDS, ये नहीं हट पाते। TDS में भी एक आता है हार्डनेस। हार्डनेस तो कौन देते हैं? मल्टीवेलेंट का टाइम देते हैं, ये फिर भी हट जाते हैं नैनो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से। लेकिन जो Na+ हैं, क्लोराइड माइनस है, ये सब, क्लोराइड माइनस, ये सब नहीं हटते। इसके लिए अपन यूज़ करते हैं आर ओ, और सारे TDS हटाने हैं अपन आर ओ ही यूज कर लेते हैं। महंगी प्रोसेस है, प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो कॉस्टली प्रोसेस है। ठीक है, आर ओ क्या देता है? रिवर्स ऑस्मोसिस, जीरो सॉल्ट वाला पानी बना देता है, और जीरो मिनरल्स अपने लिए हानिकारक है। बहुत ज़्यादा मिनरल्स भी अपने लिए नुकसानदायक है, हाई TDS वाटर भी अपने लिए नुकसानदायक है, और जीरो जीरो मिनरल्स भी अपने लिए हानिकारक है, क्योंकि बॉडी को मिनरल्स चाहिए होते हैं। बॉडी मिनरल्स पानी से एक्सट्रैक्ट करती है। अपने अंदर भी फिल्टर लगे होते हैं, अपने इंसान की बॉडी के अंदर भी बहुत सारे फिल्टर लगे होते हैं, वहाँ से अपने को मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करके अपनी बॉडी में जहाँ ज़रूरी होती है वहाँ सप्लाई होते रहते हैं। तो अगर जीरो मिनरल्स वाला वाटर पियेंगे अपन, सिंपल केवल RO वाटर पियेंगे जिसमें जीरो मिनरल्स हों, तो अपना इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। और अगर अपन हाई TDS वाटर पियेंगे, हाई TDS वाटर, हाई टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स वाटर अगर अपन कंज्यूम करेंगे, तो क्या दिक्कत होगी? तो दिक्कत होगी, बड़ी दिक्कत होगी। किस चीज़ की? हार्ट अटैक वगैरह की दिक्कत होती है। ओके, तो RO वाटर में जीरो मिनरल्स, मिनरलाइज्ड वाटर में सफिशिएंट मिनरल्स होते हैं, क्योंकि अपन मिनरलाइज्ड वाटर में मिनरल्स ऐड कर देते हैं बाहर से। आर ओ से प्योरीफाई करने के बाद जो जो मिनरल्स अपने बॉडी को चाहिए होते हैं वो ऐड कर देते हैं। तो अपन कभी पानी की बोतल में देखिए मिनरलाइज्ड वाटर, तो सफिशिएंट मिनरल्स हैं उसमें। हाई TDS वाटर अपने लिए नुकसानदायक, एक्स्ट्रा मिनरल्स हैं, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। तो ये अपनी पूरी कहानी हो गई ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस की। अब थोड़ी सी एक दो चीज़ और देखते हैं अपन। जैसे अपन तो सीधा सेडिमेंटेशन पे कूद गए थे, उसके पहले भी प्रोसेस होती है, स्क्रीनिंग होती है, एरेशन होता है, तो क्या पूरा फ्लो डायग्राम होता है अपन एक बार वो देख लेते हैं ताकि आगे का सब्जेक्ट आसान हो जाए। ड्रॉ द फ्लो शीट शोइंग सीक्वेंस ऑफ वेरियस ट्रीटमेंट यूनिट्स ऑफ ए टिपिकल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विद पेरेनियल रिवर एट द सोर्स ऑफ वाटर। हम रिवर से पानी ले रहे हैं, फिर उसको क्लीन करेंगे। कहाँ पे? टिपिकल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। टिपिकल मतलब जो कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसमें। तो क्या क्या यूनिट्स रहती हैं वो अपने को बतानी। रो वाटर आया, रिवर से हम लिया, पहले स्क्रीन कर देते हैं ताकि बड़े बड़े पार्टिकल, जो भी छोटी मोटी गंदगी आ रही है, बड़ी जो आंखों से दिख रही है,
वो अपन स्क्रीनिंग से हटा देते हैं। फिर आता प्री सेडिमेंटेशन, या अपन इसको बोलना चाहिए प्लेन सेडिमेंटेशन। प्लेन सेडिमेंटेशन टाइप 1 सेटलिंग क्या रिमूव कर देगा, ये बड़े बड़े सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव कर देगा। डिस्क्रीट सेटलिंग करके प्लेन सेडिमेंटेशन बड़ी बड़ी सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव कर देगा। एग्लोमरेशन नहीं करेगा, डिस्क्रीट सेटलिंग होगी। फिर आता है कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन। तीनों कई बार अगर एक टैंक में हो रहे हैं तो अपन उसको बोल देते हैं CFS, क्लेरी फ्लोकुलेटर, या फिर कोगुलेशन फ्लोकुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। इसमें क्या करते हैं, केमिकल ऐड करते हैं। केमिकल ऐड कौन सा करते हैं, एलम कर दो, FeSO4.7H2O कर दो, ठीक है, FeCl3 इस टाइप का कर दो। अपने क्या बनाना है इसमें, इससे क्या बनाएंगे, फ्लोक बनाएंगे। तो वो फ्लोक किसमें बनाएंगे, फ्लोकुलेशन बनाएंगे, ठीक है। तो केमिकल कोगुलेशन मतलब केमिकल प्लस फास्ट मिक्सिंग। फास्ट मिक्सिंग क्यों करते हैं, ताकि जो स्टेबलाइज्ड सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल हैं कोलोइडल सॉलिड्स या सस्पेंडेड सॉलिड्स के, नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, रिपल्सिव फोर्स लगेगा उनके बीच में, पास में नहीं आएंगे, एग्लोमरेट नहीं करेंगे, तो अपने को डिस्टेबलाइज कर देते हैं। उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए फास्ट मिक्सिंग कर देते हैं। कितनी वैल्यू रखते हैं जी की, 300 सेकेंड इनवर्स। कितने टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए, टाइम 30 सेकेंड के लिए। ये समझ में आ गया। फ्लोकुलेशन अपने को पता है कि इसमें फ्लोक बनेंगे, नाम से लग रहा है फ्लोक बनेंगे। क्या करेंगे, फ्लोक बनेंगे तो फ्लोकुलेशन में फ्लोक बनेंगे और स्लो मिक्सिंग करेंगे। कौन कराएगा ये प्रोसेस, सासू माँ करवाएगी। ये कौन करवाती है, बहू करवाती है। बहू के पास टाइम कम है, एनर्जी ज़्यादा है, तो जी की वैल्यू 300 सेकेंड इनवर्स और टाइम 30 सेकेंड का। समय कम है, एनर्जी ज़्यादा है। सासू माँ के पास टाइम बहुत है, टाइम तो 30 मिनट का देते हैं, लेकिन जी की वैल्यू, एनर्जी कम है, सासू माँ के पास बूढ़ी हो गई है, 30 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ब्लॉक बनेंगे, आगे सेडिमेंटेशन में रिमूव कर देंगे। फिर आता है फिल्ट्रेशन, इसमें कोलोइडल सॉलिड्स हटाते हैं। फिर आता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में क्या करते हैं, पैथोजन को रिमूव करते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर अपनी स्टोरेज में कर ले जाते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ले जाते हैं। अपने को आइडिया है, ये भी सिंपल है। अगर ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं, रो वाटर के लिए ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो पहले एरेशन देते हैं। क्यों देते हैं एरेशन, सरफेस वाटर में तो एरेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरफेस वाटर तो ओपनली चल रहा है, उसमें तो एरेशन होता रहता है। इसमें ग्राउंड में के लिए ग्राउंड वाटर अगर यूज़ करें तो एरेशन देते हैं, थोड़ा पानी को हवा देते हैं, ताकि कुछ आयरन, मैग्नीज या कोई और टाइप के इम्प्योरिटीज़ हैं तो ऑक्सीडेशन होकर वो रिमूव हो जाती है, ऑक्सीडेशन से रिमूव हो जाती है। कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, सीधा यही क्यों दे देते हैं अपन, क्योंकि प्लेन सेडिमेंटेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है, बड़े बड़े सस्पेंडेड सॉलिड्स ग्राउंड वाटर में होते नहीं हैं। ये दिया रैपिड ग्रेविटी फील्ड, ये एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन दे दिया, हमने CFS कहीं भी दे दिया, तो उसके बाद स्लो सैंड फिल्टर नहीं देंगे। स्लो सैंड फिल्टर नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, जल्दी चोक हो जाता है, चोक जल्दी हो जाता है, क्योंकि सारे फ्लोक वाला जो होता है वो सेडिमेंटेशन में सेट नहीं होता, सेटल नहीं होता, कुछ पार्टिकल आगे भी चले जाते हैं। रैपिड ग्रेविटी फिल्टर में तो अपन क्या बोलते हैं, बैक वॉशिंग करके इन सब चीज़ों से, बैक वॉशिंग से जो भी चोक हुआ है उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन स्लो सैंड फिल्टर में अलग प्रोसेस होती है, उसमें बैक वॉश नहीं करते, अपन ऊपर से रैकिंग करते हैं। फिर डिसइंफेक्शन हो गया, सप्लाई हो गया। लेक का अगर पानी यूज करेंगे तो पहले प्री क्लोरिनेशन कर दो। कुछ अगर क्या है, एक्स्ट्रा एल्गी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो प्री क्लोरिनेशन कर दो, एरेशन कर दो, कोगुलेशन, ये सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। रिवर का आपने देख ही लिया, तो ये चीज़ें अपनी पूरी मोटी मोटी देख ली हमने। रॉ वाटर यूज़ किया, कोगुलेंट्स ऐड किया, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन बेसिन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, फिर उसके बाद तो पॉलीमर क्यों देते हैं पता नहीं, फिर फिल्ट्रेशन हो गया, फिर फ्लोराइड ऐड करना है तो फ्लोराइड हो गया,
फिर डिसइंफेक्शन देते हैं अपन लास्ट में। डिसइंफेक्शन बेसिन हो गया, फिर आगे ट्रीटेड वाटर और होम कंजप्शन के लिए यूज कर लेते हैं। अब अपन चलते हैं फिल्ट्रेशन की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलें। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने सेडिमेंटेशन पढ़ लिया, प्लेन सेडिमेंटेशन भी पढ़ लिया, कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन भी पढ़ लिया, कोगुलेशन फ्लोगुलेशन सेडिमेंटेशन पढ़ लिया, सब पढ़ लिया हमने। जो जो चीज़ें आती हैं एग्जाम में हमने सारी पढ़ ली। अब आता है फिल्ट्रेशन। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, अपन जल्दी पूरा कर लेते हैं इसको। बस सिंपल जो जो लिखा है वो देखते हुए चलते हैं, आसान सा टॉपिक रहेगा। फिल्ट्रेशन डिजोल्व सॉलिड्स को रिमूव नहीं करेगा ही, ध्यान रखना। डिजोल्व सॉलिड्स के लिए क्या करते हैं अपन? रिवर्स ऑस्मोसिस और जियोलाइट मेथड, ये सब मेथड यूज करते हैं अपन। कल देखा था सॉफ्टनिंग में, वो सब डिजोल्व सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। फिल्ट्रेशन क्या करेगा? कोलोइडल सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव कोलोइडल पार्टिकल्स स्पेशली, ठीक है, स्पेशली कोलोइडल सॉलिड्स के लिए। साथ में बायोलॉजिकल यानी कुछ ऑर्गेनिक मैटर या फिर कुछ अपने पैथोजन वगैरह, ये सब रिमूव हो जाते हैं। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। बाकी फिल्ट्रेशन करते किसके लिए हैं? कोलोइडल पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। सबसे बड़े पार्टिकल सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, फिर कोलोइडल सॉलिड्स होते हैं, और फिर डिजोल्व सॉलिड्स होते हैं। डिजोल्व तो मतलब पानी में डिजोल्व ही हो गया, तो उनको रिमूव नहीं कर पाएगा फिल्ट्रेशन। ठीक है। बेसिक्स एंड मैकेनिज्म पहले देख लो। कितने तरीके से पानी का फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है इसमें? सिंपल फिल्टर होता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन में सिंपल फिल्टर होता है, इसके ऊपर से पानी फिल्टर कराते हैं, फिल्टर होते हुए आता है और बाहर निकल जाता है, पानी क्लीन हो जाता है, जो कोलोइडल पार्टिकल है वो रिमूव हो जाते हैं, यहाँ ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है। थोड़ा सा इसमें हेड भी बना के रखते हैं। तो अपने क्या क्या होता है? मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। मैकेनिकल स्ट्रेनिंग मतलब ऐसे मान लो कि छलनी में से अपन पानी निकाल रहे हैं, तो मैकेनिकल स्ट्रेनिंग हो जाती है। सेडिमेंटेशन, अपन ऊपर तक कुछ पानी भर के रखते हैं, तो पानी तो ऊपर, ये मान लो क्या था? फिल्टर था। अपन यहाँ तक पानी भर के रखते हैं, तो ये एक सेडिमेंटेशन टैंक भी बन गया। यहाँ भी रिमूव हो जाते हैं पार्टिकल, सेडिमेंटेशन के थ्रू भी रिमूव हो जाते हैं। इम्पेक्शन, पानी फिल्टर करेगा, कुछ इम्पैक्ट भी आएगा इम्पेक्शन के थ्रू। इंटरसेप्शन, बीच में फिल्टर होते हुए पार्टिकल फंस जाते हैं बीच में, इंटरसेप्शन हो गया। और बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म, ठीक है। पानी इतने दिन तक रहेगा, तो बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म से भी रिमूव हो जाता है। सिंपल सी चीज़ है। कैपिलरी रिएक्शन से नहीं होता कुछ भी रिमूव, ऑस्मोटिक फोर्स इसमें काम नहीं करते हैं चीज़ें। बस इतने तरीक़ों से ही यही मैकेनिज्म है किसकी? फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन की यही मैकेनिज्म है। मैकेनिकल स्ट्रेनिंग आइडिया है, सेडिमेंटेशन आइडिया हो गया, इम्पेक्शन के थ्रू, इंटरसेप्शन के थ्रू और बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म के थ्रू चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। कोलोइडल सॉलिड्स फिल्ट्रेशन में रिमूव हो जाते हैं। फिर आते हैं कि क्लासिफिकेशन करो भाई फिल्टर का, कितने टाइप के क्लासिफिकेशन हो रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, दो टाइप के फिल्टर होते हैं, ग्रेविटी फिल्टर और प्रेशर फिल्टर। अगर ग्रेविटी से अपन काम में दे रहे हैं तो ग्रेविटी फिल्टर, प्रेशर फिल्टर प्रेशर फिल्टर। ये होता है घरों में, जो घरों में वाटर प्योरीफायर लगाता है उसमें प्रेशर फिल्टर के थ्रू अपन प्योरीफाई करते हैं। या फिर इंडस्ट्री वगैरह में अपन जो नॉर्मल WTP प्लांट होते हैं, जो सिविल इंजीनियर बनाते हैं, उसमें मेनली बहुत सारा पानी अपने फिल्टर आउट करना होता है, तो ग्रेविटी फिल्टर यूज करते हैं। ग्रेविटी फिल्टर में पहला आता है स्लो सैंड फिल्टर। नाम में लग रहा है धीरे धीरे पानी फिल्टर करेगा, तो स्लो सैंड फिल्टर के बारे में चीज़ें अपन देखते हैं। स्लो सैंड फिल्टर क्या है? इसमें एक चीज़ तो ये याद करनी है आपको, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना होगा? 100 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। 1 घंटे में 1 मीटर स्क्वायर एरिया केवल 100 लीटर पानी ही फिल्टर करके देता है। 100 लीटर पानी तो कुछ भी नहीं होता, तो 1 मीटर बाई 1 मीटर का एरिया 1 घंटे में 100 लीटर ही पानी फिल्टर करता है। 100 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी यूनिट है। ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हो गई। अब इसके साथ याद कर देते हैं कि जो रैपिड सेंटर फिल्टर है उसकी फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी 30 टाइम्स ज़्यादा होती है, 30 टाइम्स। तो ये अगर ये 100 से 200 है तो ये कितना हो जाएगा? 3000 से
6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आइडिया हो गया। तो 100 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर तो हमने देखा है, बाकी होती है 100 से 200 है। ठीक है, तो ये 30 गुना ज़्यादा होता है, 3000 से 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। अब इसके एक साइज ऑफ फिल्टर मीडिया याद करने हैं अपने को। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम है तो इसकी जो इफेक्टिव साइज है, इसके अंदर जो फिल्टर की इफेक्टिव साइज है, फिल्टर के अंदर क्या होगा, सैंड ये सब चीज़ें तो होंगी, एंथ्रासाइट हो गया, कुछ एक्टिवेटेड कार्बन टाइप, एक्टिवेटेड कार्बन तो नहीं, कुछ इस टाइप के ही, मतलब मैंने सैंड ही मान के चलते हैं अपन। ठीक है, तो उसका इफेक्टिव साइज कम होती है, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे तभी तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम निकल के आ रहा है। तो इसका D10 कम होता है 0.2 से 0.4। वेल ग्रेडेड है तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 2 आता है, D10 0.2 से 0.4 और वेल ग्रेडेड। अब साथ साथ इसका याद कर लेते हैं। इसका वेल ग्रेडेड है, इसका पोल डिग्रेडेड होगा, पोल डिग्रेडेड होगा तभी तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, D10 कम है इसका, इसका D10 ज़्यादा होता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं और वो भी पोल डिग्रेडेड होते हैं, इसलिए फिल्ट्रेशन 30 गुना ज़्यादा निकल के आती है। तो D10 कम, इसका 0.2 से 0.4, इसका 0.4 से 0.6, याद हो गया। इसमें वेल ग्रेडेड CO की वैल्यू 2, इसमें पोल डिग्रेडेड तो CO की वैल्यू कम 1.5। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, D60/D10। तो ये अपने को याद करने हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, और बाकी काम तो सारा यूनिट कर देगी इसका। एक चीज़ और है इसमें, इसमें बनती है सिमुडेक लेयर, स्लो सैंड फिल्टर में सिमुडेक लेयर बनती है। क्या करती है, ये बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी 99% दे देता है। स्लो सैंड फिल्टर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी 99% तक निकल के आती है सिमुडेक लेयर बनने के कारण। क्या होती है सिमुडेक लेयर, सब तरह की चीज़ें होती है सिमुडेक लेयर में, जेली बायोफिल्म्स और बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड इंसेक्ट्स लार्वा, सब चीज़ें बन के ऊपर फिल्टर के ऊपर एक, ये फिल्टर है, इसके ऊपर एक सिमुडेक लेयर बना देते हैं। और जो बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी हो 99% निकल के आ जाती है। जब यहीं स्टक हो जाते हैं सारी चीज़ें, तो यहीं मिल गई इनको, तो पानी जो बाहर निकलेगा वो बैक्टीरियल फ्री निकलेगा। लेकिन टर्बिडिटी रिमूव करने की एफिशिएंसी इतनी नहीं होती 99% जितनी, इसलिए इसको यूज़ करते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के बाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको यूज़ करते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के बाद। बस ये याद रखना है, क्लेरी फ्लोकुलेटर सेडिमेंटेशन, यानी कोगुलेशन फ्लोकुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन में अपन हमेशा क्या यूज़ करते हैं, रैपिड सैंड फिल्टर यूज़ करते हैं। उसमें स्लो सैंड फिल्टर यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज जल्दी जल्दी चोक होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के बाद स्लो सैंड फिल्टर यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद अपन चाहे तो कौन सा, रैपिड सैंड फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर CFS सिस्टम हुआ तो अपने को ओनली एंड ओनली रैपिड सैंड फिल्टर ही यूज़ करना है, रैपिड सैंड फिल्टर ही यूज़ करना है। तो सिमुडेक लेयर समझ में आ गई, सिमुडेक लेयर याद रखना है, स्लाइम लेयर से इसको कंफ्यूज नहीं करना है। स्लाइम लेयर किस में बनेगी, ट्रिकलिंग फिल्टर में बनेगी, सिमुडेक लेयर स्लो सैंड फिल्टर में यूज बनती है। अब आता है कि क्लीनिंग कैसे करें भाई। तो क्लीनिंग करते हैं अपन ऊपर की टॉप लेयर को स्क्रैपिंग करके, ऊपर की टॉप लेयर को अब देखो टॉप लेयर को, फिल्टर की टॉप लेयर को स्क्रैपिंग कर देते हैं, और सिमुडेक लेयर वगैरह सब हट जाती है, तो अपना स्क्रैपिंग कर दिया टॉप लेयर को। और फिर उसके बाद वापस सिमुडेक लेयर बनने में टाइम लगता है, तो आफ्टर क्लीनिंग मैचुरेशन पीरियड होता है इसमें, कितना, लगभग 1 महीने का मैचुरेशन पीरियड होता है। उसमें क्या बनती है, सिमुडेक लेयर वापस बनती है। और उसके भी सिमुडेक लेयर बनने के बाद भी अपन 24 घंटे तक इसके एफिडेंट्स को यूज़ नहीं करते हैं, एक पास डालने देते हैं, फिर नेक्स्ट जो पानी का पास होता है, या फिर मतलब मान लो कि सेकेंड लोट ऑफ वाटर में हम यूज़ करते हैं,
एक लेयर जाने देते हैं अपन। एक लेयर क्या, एक लोट होता है पानी का फिल्ट्रेशन का, उसको जाने देते हैं। उसके बाद अपन इसको यूज़ करते हैं। तो इसको क्लीनिंग किया। क्लीनिंग कैसे किया, स्क्रैपिंग कर दिया हमने टॉप लेयर को। क्लीनिंग के बाद मैचुरेशन पीरियड होता है लगभग 3 से 4 वीक का, लगभग 1 महीने का। इसलिए हमेशा स्लो सैंड फिल्टर में, उल्टा रैपिड सैंड फिल्टर में भी देंगे, स्लो सैंड फिल्टर में एक डिवाइस एक्स्ट्रा लगाते हैं। इसके लिए क्या बोलते हैं उसको, स्टैंड बाई। एक स्टैंड बाई डिवाइस, मतलब स्टैंड बाई फिल्टर हमेशा लगाते हैं। जब भी स्लो सैंड फिल्टर अगर रिक्वायरमेंट अपनी एक आ रही है तो अपन दो बनाएंगे, 1+1 2। क्यों, क्योंकि जब इसका मैचुरेशन पीरियड कितना कितना टाइम का होता है, 1 महीने का टाइम का मैचुरेशन पीरियड होता है। मतलब एक इसको क्लीन करने के बाद 1 महीने तक तो अपन इसको यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि सिमुटेड लेयर बन रही होती है, उसका मैचुरेशन पीरियड चल रहा होता है। समझ आ गया। और मैचुरेशन पीरियड बनने के बाद भी जब एप्लेंट होता है उसको 24 घंटे तक यूज़ नहीं करते हैं। समझ में आ गया अपने को सारी चीज़ें। ये तो हो गया स्लो सैंड फिल्टर। एक बार साथ में रैपिड सैंड फिल्टर भी देख लेते हैं, फिर दोनों को और देखेंगे चीज़ें, क्वेश्चन वगैरह करेंगे। तो ग्रेविटी का दूसरा कौन सा फिल्टर है, रैपिड सैंड फिल्टर, नाम से लग रहा है रैपिड सैंड फिल्टर। रेट कितना उसकी थी, 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। किसकी है, स्लो सैंड फिल्टर की। अगर रैपिड सैंड फिल्टर हुआ तो 30 गुना ज़्यादा, 30 गुना ज़्यादा, यानी 30 टाइम्स मोर। 30 टाइम्स करेंगे तो इसमें 3000 से 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। क्या हुई है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगी। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना, 30 गुना ज़्यादा, 3000 से 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। D10 इसका 0.2 से 0.4 था, इसका 0.4 से 0.6 होगा। बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे ताकि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा मिले, कोल्ड ग्रेडेड होंगे ताकि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा मिले। समझ में आ गया। लेंथ लगभग 1.5 टाइम्स होती है इसकी, कोई दिक्कत नहीं। वो जब मेंस की क्वेश्चन सॉल्व करते हो इंजीनियरिंग सर्विस के, तो अपने को जब डिजाइन करना होता है तो मानना होता है कि लेंथ कितनी मान लो, 1.5 टी कितनी भी मान लो, 2 टाइम्स भी मान लो। ओके। इसकी बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी 80 से 90% होती है। स्लो सैंड फिल्टर की 99% की लगभग होती है, अप टू 99% होती है। इसकी बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी कम होती है, 80 से 90% होती है। लेकिन क्लोरी सॉरी कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन के बाद टर्बिडिटी बढ़ जाती है, इसलिए रैपिड सैंड फिल्टर ही यूज़ करते हैं। टर्बिडिटी क्यों बढ़ जाती है, सेडिमेंटेशन तो हमने कर दिया, फिर भी सारा सेडिमेंटेशन, सारे सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव होते नहीं हैं, तो रैपिड सैंड फिल्टर ही यूज़ करना चाहिए। यूज़ करते हैं CFS के बाद हमेशा रैपिड सैंड फिल्टर ही यूज़ करते हैं। अब देखो जो गेट में क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्लीनिंग किससे करते हैं रैपिड सैंड फिल्टर की, बैक वॉशिंग से करते हैं। पूरा सिस्टम लगा होता है, वॉल वगैरह खोलते हैं बैक वॉशिंग के और बैक वॉशिंग करते हैं। इंपॉर्टेंट नोट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, हेड लॉस। हेड लॉस इन फिल्टर मीडिया। तो फिल्टर मीडिया में जो हेड लॉस होता है ड्यूरिंग बैक वॉशिंग, वो बैक वॉशिंग से पहले, बैक वॉशिंग के बाद सेम होता है, या ड्यूरिंग बैक वॉशिंग और आफ्टर बैक वॉशिंग सेम होता है। क्या होता है हेड लॉस, हमने ये पढ़ा है, हेड लॉस डेल्टा एच बाई एल। क्या होता है, आई क्या होता है, ये होता है, मुझे नाम भूल गया इसका, चलो याद आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सॉइल का कॉन्सेप्ट है, सॉइल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है। आई बराबर हेड लॉस बाई डेप्थ, यानी डेल्टा एच बाई एल। तो इससे हेड लॉस निकालूंगा तो कितना आएगा, आई इंटू डेप्थ आएगा। आई सिंपल से नाम होता है यार इसका, कोई दिक्कत नहीं, याद आ जाएगा थोड़ी देर में। तो आई इंटू डेप्थ, हेड लॉस बराबर करने के लिए आई इंटू डेप्थ करेंगे। आई का फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं G-1/1 + E इंटू डेप्थ कितनी D। ये तो बैक वॉशिंग से पहले। बैक वॉशिंग के बाद अगर हो सकता है जो पार्टिकल्स हैं, जो फिल्टर थे, फिल्टर का जो फिल्टर के पार्टिकल्स थे उनका G
चेंज हो गया, तो जी डैश माइनस वन अपॉन का वन प्लस ई डैश इंटू डी डैश, जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई। अब ई को अगर ई क्या है, वॉइड रेशियो, ई वॉइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और एन क्या होता है, पोरोसिटी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ई क्या होता है, ज़्यादा होता है, ई और एन में कंपेयर करेंगे तो ई हमेशा ज़्यादा होता है। तो ई का फॉर्मूला क्या निकालेंगे अपन, एन अपॉन वन माइनस एन, ये यहाँ पे रखेंगे, वन प्लस का एन अपॉन वन माइनस एन, तो क्या आता है वन माइनस एन प्लस एन अपॉन वन माइनस एन, ये कट गया, या वन माइनस एन ऊपर चला गया, तो जी माइनस वन माइनस एन इंटू डी बराबर का जी डैश माइनस वन इंटू वन माइनस एन डैश इंटू डी डैश। ये फॉर्मूला निकल के आता है फाइनली। एन क्या है, पोरोसिटी, ओके। तो जी माइनस वन इंटू वन माइनस एन इंटू डी बराबर का जी डैश माइनस वन इंटू वन माइनस एन डैश इंटू डी डैश। ये है एक्सपेंडेड बेड का आफ्टर बैक वॉशिंग। बेड क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, क्योंकि अपन ये फिल्टर है, नॉर्मली पानी इधर से जाता है और इधर से निकल जाता है। बैक वॉशिंग में ऐसे भेजते हैं पानी ऊपर की तरफ, बैक वॉशिंग करते हैं, तो बेड क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। ये नॉर्मल बेड, ये एक्सपेंडेड बेड। ठीक है, अब इसमें बड़ा फॉर्मूला आता है इसका, यहाँ से अपन को कुछ कुछ लगभग सारी चीज़ दी होती है, एक दो चीज़ पूछ लेता है, डी डैश पूछ लेगा, एन डैश पूछ लेगा। अब एन डैश का फॉर्मूला है, जो एक्सपेंडेड बेड का जो पोरोसिटी है उसका फॉर्मूला है वी बी बाई वी एस की पावर 0.22। अब ये फॉर्मूला बी बाई, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बैक वॉशिंग, ये वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग की पावर 0.22। मैं याद करता हूँ इसको, अपन कई बार कहते हैं ना घरों में, मुँह करे 2200, हमारे मारवाड़ी में तो कहते हैं कि मुँह करे 2200, तो 2200 और ऊपर भी 0.22, 22 22 22 और 22, तो ईटा डैश की वैल्यू होती है, ईटा डैश की वैल्यू वी बी बाई वी एस 2200 0.22। तो ये अपने को याद हो जाता चाहिए फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो हमने देख लिया, एक बार फिर देख लेते हैं। क्लीनिंग ऑफ फिल्टर मीडिया बाय बैक वॉशिंग। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हेड लॉस दोनों में सेम रहेगा, हेड लॉस इन फिल्टर मीडिया फॉर नॉर्मल बेड एंड एक्सपेंडेड बेड सेम रहता है। आई बराबर हेड लॉस बाई डेप्थ, आई ओ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं क्या इसको, ग्रेडियंट ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। आई बराबर का डेल्टा एच बाई एल, हेड लॉस डिवाइड बाई लेंथ। तो हेड लॉस अगर बराबर है आई इंटू एल, आई तो हो गया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इंटू एल, एल यहाँ पे हो जाती है डेप्थ, क्योंकि फिल्टर मीडिया के लिए एल क्या हो गई, पानी ऐसे पास कर रहा है या फिर पानी अपन ऐसे पास करेंगे तो ये कितना ट्रेवल कर रहा है, डी, आई इंटू डी बराबर होता है आई डैश इंटू डी डैश, दोनों बराबर होते हैं। आई का फॉर्मूला आपने को पता होता है जी माइनस वन अपन का वन प्लस ई इंटू डी बराबर का जी डैश माइनस का वन अपन का वन प्लस ई डैश इंटू डी डैश। वन प्लस ई को अपन सिंपल ऐसे लिख सकते हैं जी माइनस वन इंटू वन माइनस का एन इंटू डी बराबर का जी डैश माइनस का वन इंटू वन माइनस का एन डैश इंटू डी डैश। इस एन डैश का फॉर्मूला होता है मुँह करे 2200, एन डैश बराबर का वी बी बाई वी एस की पावर 0.22। ये अपने को पूरा याद हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस देखें क्या, एक कई जगह अभी तो जैसे गेट वगैरह में तो ये क्वेश्चंस नहीं आता, बाकी अगर नंबर ऑफ फिल्टर मीडिया निकालने हैं रैपिड हैंड फिल्टर के तो फॉर्मूला होता है 1.22 रूट क्यू, क्यू रखते हैं अपन
मिलियन लीटर पर डे में, MLD में। तो ये नंबर ऑफ फिल्टर निकालने का तरीका होता है। रैपिड सैंड फिल्टर है, जब डिज़ाइन करवा रहा होता है तो बैक वॉशिंग के लिए अपन 5% वाटर यूज़ करते हैं 30 मिनट्स के लिए। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और क्या क्या चीज़ यूज़ है? रैपिड सैंड फिल्टर किसकी डिवाइस है? WTP की डिवाइस है। किस में यूज़, क्या किस पे डिज़ाइन करेंगे इसको? क्यू मैक्सिमम डेली डिमांड पे अप टू WTP। ये क्या हमारा WTP है। पानी लेके आई कहाँ से? नदी से लेके आई, रिवर से लेके। तो ये जो चीज़ है इसको भी QMD से डिज़ाइन करती है, मैक्सिमम डेली डिमांड वाला डिस्चार्ज यूज करते हैं। जो भी WTP के अंदर डिवाइस होती हैं सब किस पे डिज़ाइन करते हैं? QMD पे डिज़ाइन करते हैं। फिर आता है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये डिज़ाइन करते हैं Q मैक्सिमम वाली डिमांड और Q कॉन्सिडेंटल डिमांड, इन दोनों का मैक्सिमम। कॉन्सिडेंटल डिमांड क्या होती है? QMD प्लस का हाई डिमांड। कॉन्सिडेंटल कैसे बोला कि मैक्सिमम वाले दिन ही आग लग गई है, जिस दिन मैक्सिमम डिमांड थी उसी दिन आग लग गई, तो अपन बोलते थे कॉन्सिडेंटल डिमांड। और मैक्सिमम वाली डिमांड, इन दोनों का मैक्सिमम क्या हो जाता है? Q डिजाइन हो जाता है। और इसी के लिए अपन क्या डिजाइन करते हैं? क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, WTP का। ये सब सिस्टम है थोड़ा सा। मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए क्या करते हैं? 1.8 टाइम्स Q ऑफ एवरेज होता है, ठीक है। QMH क्या होता है? 1.5 टाइम्स ऑफ QMD होता है। और 1.5 टाइम्स QMD की वैल्यू अगर 1.8 इंटू Q एवरेज रखूँगा 2.7 निकल के आती है Q एवरेज के। इसको मैं आवरली में करूँगा बटा 24 कर दूँगा, तो कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। ये मैक्सिमम आवरली डिमांड होती है। ये अपने को चाहिए नहीं होता है, अभी अपने को मैक्सिमम डेली डिमांड पे ही डिज़ाइन करते हैं, तो 1.8 टाइम्स Q ऑफ एवरेज। और बाकी सारी चीज़ें अपने को पता रहती है। और देखो इसमें एक बड़ा चीज़ क्या चीज़ है? V0 इसने ओवरफ्लो रेट दिया होगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इसने दिया है 100 लीटर पर मिनट पर स्क्वायर मीटर, यानी 100 लीटर पर 60 सेकंड दिया हुआ है इसने। 100 लीटर पर मिनट पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। तो V0 क्या होगा? Q डिवाइड बाई सरफेस एरिया। Q 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डिमांड, Q एवरेज हो गया, ओके, डिवाइड बाई एरिया। एरिया में क्या लिखा है हमने भाई? ये तो सिंपल 24 × 60 × 60 लिखा है, इस वाले को चेंज करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, डिवाइड बाई एरिया। अब इसमें हमने बैक वॉश वाला भी अज्यूम करना होता है। कैसे? पहले तो इस पानी को 5% से इंक्रीज कर दो, जितना ही पानी अपन कंज्यूम करेंगे बैक वॉशिंग का 5% अपन एक्स्ट्रा ही पहले क्या कर लेते हैं, अपने को पता है बैक वॉश में 5% एक्स्ट्रा वाटर लगने वाला है, एक्स्ट्रा वाटर लगने वाला है। और डेली इसको बैक वॉश करता हूँ 30 मिनट के लिए। ये एक डेटा है, याद कर सकते हो। डेली 30 मिनट्स के लिए बैक वॉश करता हूँ, तो इफेक्टिव मेरा जो फिल्टर है कितनी देर के लिए रन करेगा? 23.5 आवर्स के लिए, तो इसमें से 23.5 घंटे के लिए काम करेगा। और पानी फिल्टर कितना करवाऊँगा मैं? कि जो मैं 5% एक्स्ट्रा वाटर वो कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं पहले ही फिल्टर आउट कर लूँगा। इतना ज़्यादा मैं पानी पहले ही फिल्टर आउट कर लूँगा, इतना मैं पहले ही फिल्टर कर लूँगा। अगर मैं तो 5% जो मुझे बैक वॉश में जो एक्स्ट्रा पानी चाहिए था वो पहले ही यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, ताकि जो मेरा कम्युनिटी में पानी जाए या फिर जो मेरा डिज़ाइन हो ये QMD के बेसिस पे डिज़ाइन हो जाए। 1.05 1.8 वाला वो फैक्टर आ गया, Q एवरेज आ गया। और ये 23.5 × 60 × 60 23.5 घंटे के लिए ही चलेगा। इससे अपन एरिया निकाल लेते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी देखते रहना। ये सब पॉपुलेशन दी हुई है, एवरेज रेट ऑफ फिल्टर दिया हुआ है,
150 लीटर पर कैपिटा पर डे। इस डे को चेंज करने के लिए हमने ये किया है 24 × 60 × 60। इन 24 नहीं करना है, इसको 23.5 करना है, क्योंकि आपने वी नोट दिया हुआ है इसने 100 लीटर पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये जो आएगा लीटर पर सेकंड, तो ये आ गया, ठीक है, लीटर पर सेकंड ये, ठीक है। तो बस इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आपने एरिया निकाल लिया रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का यूज़ करके। इतना सा कॉन्सेप्ट था। बार बार कई बार चीज़ें पूछता रहता है, क्या दोनों में क्या मैकेनिज्म रहती है रिमूवल की, इसमें सिमुटेक लेयर बनती है, इसमें से कोई लेयर नहीं बनती, इसमें क्लीनिंग प्रोसेस स्क्रैपिंग से करते हैं, टॉप की लेयर स्क्रैप कर लेते हैं, इसमें बैक वॉशिंग से करते हैं। एफ्लुएंट्स बैक्टीरिया 98 से 99% रिमूव हो जाते हैं, इसमें 80 से 90% रिमूव होते हैं। लेकिन CFS अगर ये हमने इससे पहले टेक्निक यूज करी है, कोगुलेशन फ्लोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन, तो अपन रैपिड सेंट्रीफ्यूगल ही यूज करेंगे। बाकी इसमें 100 से 200 100 से 200 लीटर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है, इसमें 30 टाइम ज़्यादा होता है। ये क्या चीज़ है, ये एरिया के हिसाब से आ जाती है, सरफेस एरिया। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इतनी है तो एरिया भी इस हिसाब से होगा। इसमें सरफेस एरिया इस्तेमाल होता है क्योंकि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा है, इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होगा क्योंकि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम है। अगर सेम पानी को आपको फिल्टर आउट करना है तो इसमें एरिया की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसमें एरिया की रिक्वायरमेंट कम होती है, वही 30 टाइम्स वाला निकल के आ जाता है। और क्या है इसमें, कुछ इम्पोर्टेंट था क्या? एक ये चीज़ और देखो, पहले क्या करते थे, जो कन्वेंशनल मेथड है उसमें अपन क्या करते हैं, जो कन्वेंशनल था उसमें अपन क्या करते हैं, कोगुलेशन फ्लोगुलेशन सेडिमेंटेशन करते थे, फिर फिल्ट्रेशन करते थे। ओके, फिल्ट्रेशन में कौन सा, रेप्रेजेंट फिल्टर RSF। अब क्या नया तरीका आ गया, डायरेक्ट फिल्ट्रेशन का तरीका आ गया, कोगुलेशन करो ऐड, फ्लोगुलेशन ऐड करो। ये तो क्या है, केमिकल ही है। कोगुलेशन फ्लोगुलेशन एक टैंक बना दो, उसमें कोगुलेंट ऐड कर दो, फ्लोगुलेंट ऐड कर दो। फ्लोगुलेंट तो प्रोसेस है कि जी को मेंटेन करना, टाइम को मेंटेन करना। वो आपने 2 टैंक बना दिए, एक में कोगुलेशन ऐड कर दिया, दूसरा फ्लोगुलेशन प्रोसेस करवा दी। फिर डायरेक्ट क्या करा दो, सेडिमेंटेशन मत करो। सेडिमेंटेशन कह रहा है कि फिल्ट्रेशन के थ्रू सब हो जाएगा, डायरेक्ट फिल्ट्रेशन कर दो। सेडिमेंटेशन हटाया क्यों, अगर टर्बिडिटी कम थी तो। अगर आपकी टर्बिडिटी पानी में कम है, 10 NTU से कम है, तो आपको सेडिमेंटेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, इतना पानी तो फिल्ट्रेशन के थ्रू ही, ये जब सेडिमेंटेशन तो फिल्ट्रेशन के थ्रू ही हट जाएगा। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट फिल्ट्रेशन, यानी सेडिमेंटेशन नहीं दिया। फिर आता है कॉन्टैक्ट फिल्ट्रेशन, ये एक बड़ी अलग चीज़ है। इसमें हमने कोगुलेशन तो ऐड किया, फ्लोगुलेशन नहीं ऐड कराया। फ्लोगुलेशन वाला हम खा गए, फ्लोगुलेशन का टैंक था वो हमने डिच कर दिया, डायरेक्ट क्या कर दिया, फिल्ट्रेशन कर दिया। अगर टर्बिडिटी 2 NTU से कम है तो, ये तब काम में आता है जब टर्बिडिटी 2 NTU से कम है तो। सब कुछ क्या कर देते हैं, फिल्ट्रेशन भी कर देते हैं। पाइप में एक डोज दे देते हैं कोगुलेशन की, LM चाहिए होता है और एल्किलिनिटी जो चाहिए वो प्रोवाइड कर लेते हैं, डायरेक्ट क्या कर देते हैं, फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। कब, लेकिन टर्बिडिटी 2 NTU से कम है। अब 2 NTU का तो मुझे समझ नहीं आया, 1 से 5 NTU का अपने को वैसे ही रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अगर 2 NTU से कम है तो कॉन्टैक्ट फिल्ट्रेशन कर दो, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। अब लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है, दोनों में चोक जल्दी जल्दी होगा। जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन ये चोक फास्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहीं क्वेश्चन आया हुआ था तो हमने लिख दिया। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट 2006 में आया हुआ है, इसको थोड़ा सा देखना, कल इसको सोल्व करेंगे बढ़िया से। अभी थोड़ी सी एक दो चीज़ और पढ़ लेते हैं, बाकी से क्वेश्चन सिंपल सिंपल होते हैं, ठीक है। डिजाइन एन अप्रोक्सीमेट डायमेंशन ऑफ ए सेट ऑफ 2 रैपिड ग्रेविटी फिल्टर
फॉर ट्रीटिंग वाटर रिक्वायर्ड फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ 50,000 या 50,000 जो भी बोल लो। रेट ऑफ सप्लाई बीइंग 180 लीटर पर डे पर पर्सन दे दिया है। द फिल्टर आर रेटेड टू वर्क 5,000 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। आपने 3,000 से 6,000 पढ़ा था तो उसी के बीच में आ रही है, ठीक है। आज देखो इसमें अजूम मैक्सिमम डेली डिमांड भी दे दिया है 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड। अगर नहीं दिया होता तो भी अपन यूज करते हैं। तो क्यू टोटल कितनी आ गई 1.8 टाइम्स 180 इंटू 50,000 लोग हैं पर पर्सन वाला, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा यूनिट का खेल है। लीटर पर आवर में क्यू टोटल आ जाती है। अब रेट ऑफ फिल्ट्रेशन तो क्या है क्यू डिवाइड बाई सरफेस एरिया। क्यू दो रैपिड डेरिवेटिव फिल्टर है, हर एक में कितना जाएगा क्यू बाई 2 जाएगा डिवाइड बाई एरिया। तो एरिया ऑफ सिंगल फिल्टर कितना जाएगा, सिंपल है, आ जाएगा। फिल्ट्रेशन के देखो कुछ और क्वेश्चन हैं। डेप्थ ऑफ फिल्टर मीडिया जो प्रोवाइड करते हैं रैपिड सैंड फिल्टर में वो किस पे डिपेंड करती है। अपने को एफिशिएंसी कितनी चाहिए फिल्टर की उस पर डिपेंड करती है। अगर डेप्थ ज़्यादा देंगे तो एफिशिएंसी ज़्यादा निकल के आएगी। कंसनट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज इन फिल्टर, अगर इम्प्योरिटी ज़्यादा है कोलोइडल सॉलिड्स ज़्यादा है तो अपने को एफिशिएंसी भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर अपने को एफिशिएंसी भी सेम चाहिए ज़्यादा चाहिए तो डेप्थ ऑफ फिल्टर मीडिया बढ़ाना पड़ेगा। इन दोनों पे चीज़ों पर डिपेंड करेगा। सरफेस एरिया ऑफ फिल्टर पे कोई डिपेंड नहीं करता। ये सब तो क्या है और फ्लो रेट डिपेंड करेगी इन पे, तो क्यू बाई एल बाई बी सरफेस एरिया। डेप्थ ऑफ फिल्टर मीडिया का एफिशिएंसी पे और कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज पे ही फर्क आता है। बाकी सारा काम कौन देखती है, सरफेस एरिया देखता है। तो सरफेस लोडिंग रेट, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, ये सब कौन देखता है, इनमें काम आता है सरफेस एरिया का। डेप्थ का इनमें कोई रोल नहीं होता। ये फॉर्मूला था, बढ़िया क्वेश्चन है। हाइड्रोस इक्वल करना है, बैकवॉशिंग का क्वेश्चन है। जी मैन आई इंटू डी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है डेल्टा एच बाई एल। डेल्टा एच सेम करना है अपने को, तो डेल्टा एच क्या करूँगा आई इंटू एल, आई इंटू एल, आई इंटू डी बराबर का आई डैश इंटू डी डैश। आई क्या था जी माइनस 1/1 प्लस ई, ये अपन याद करते रहते हैं किसमें सॉलिड मैकेनिक्स में। जी डैश माइनस 1/1 प्लस ई डैश इंटू डी डैश, और इसको 1 प्लस ई को मैं ऊपर ले जाऊँगा, जी माइनस 1 इंटू 1 माइनस एन इंटू डी बराबर का जी डैश माइनस का 1 इंटू 1 माइनस का एन डैश इंटू डी डैश। एन डैश अपने को फॉर्मूला पता है, मूव करे 2200 वी बी बाई वी एस की पावर 0.22, 22 यही क्वेश्चन है। ये निकाल लिया हमने, ईटा डैश 0.516 आ गया। अब ये अपने को फॉर्मूला पता है। अब वी बी कहाँ से लाएं, वी बी क्या है वेलोसिटी ऑफ बैकवॉशिंग है, वेलोसिटी ऑफ बैकवॉशिंग निकालनी है अपने को। वी एस कहाँ से लाएं, वी एस अपने को अब इसमें दिया है आर की वैल्यू 23 आ गई है, रेनॉल्ड्स नंबर 23 आ गया। 0.5 से तो ज़्यादा हो गया, 1 से ज़्यादा हो गया, 0.5 से ज़्यादा भी ज़्यादा है, ट्रांजिशन फ्लो होगा। उसके लिए अपना फॉर्मूला ये याद करेंगे, याद था अपने को वी एस स्क्वायर बराबर का 4/3 जी माइनस 1 जी डी बाई सी डी। सी डी की वैल्यू अपन रख देंगे, ये 1 है, वी एस आ गया अपने को, वी बी निकाल देंगे। वेलोसिटी ऑफ बैकवॉशिंग पूछा है, व्हाट इज द बैकवॉश वेलोसिटी। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी सेम स्टेप के क्वेश्चन है। ये क्या है गेट की टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हैं, ये भी गेट की टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हैं। तो आगे अपन करेंगे, कितना टाइम हो गया अपने को 7:30। 5-7 मिनट और देख लेते हैं। हाँ फिल्ट्रेशन पूरा ही करके चलते हैं। हमने ग्रेविटी फिल्टर पढ़ लिया, हमने प्रेशर फिल्टर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ होती है। प्रेशर सैंड फिल्टर है, ऑपरेट किसके अंडर करता है, अंडर हाइड्रोलिक प्रेशर के अंडर। वो किस में कराया था, ग्रेविटी प्रेशर या फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंडर काम कर रहा था। ये हाइड्रोलिक प्रेशर के अंडर काम करता है, द प्रेशर मोर देन ग्रेविटी प्रेशर के ऊपर काम करता है। एनक्लोज्ड कंस्ट्रक्शन होता है इसमें, मेक इट डिफिकल्ट टू इंस्पेक्शन। बड़े एरिया के लिए अगर ये बनाएंगे प्रेशर फिल्टर तो इसमें इंस्पेक्शन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेशर देना है इसमें, तो जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो एनक्लोज कंस्ट्रक्शन करते हैं। यूजफुल फॉर स्मॉल कम्युनिटी,
स्मॉल कम्युनिटी के लिए काम का है, स्विमिंग पूल वगैरह के लिए काम का है, इंडस्ट्रियल के लिए काम का है। कौन? प्रेशर फिल्टर। अब आता है प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है रैपिड सैंड फिल्टर में। रैपिड सैंड फिल्टर में पहली प्रॉब्लम है नेगेटिव प्रेशर बनना। क्यों बनता है नेगेटिव प्रेशर? अगर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बाय फिल्टर में जब पानी ऊपर से फिल होता है और पानी फिल्टर होकर जाता है फिल्टर के थ्रू, तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस लगता है। अगर वो स्टैटिक हेड से ज़्यादा हो गया तो नेगेटिव प्रेशर बन जाएगा, पानी फिल्टर होगा नहीं क्योंकि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, ऊपर स्टैटिक हेड कम है। जैसे कि मान लो ये फिल्टर है, इसके ऊपर हमने स्टैटिक हेड लगा रखा है इतना पानी का, ठीक है, यहाँ से पानी फिल्टर होकर जा रहा है, लेकिन यहाँ जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो गया स्टैटिक हेड से, तो पानी यहाँ पे से नीचे नहीं जाएगा, यही चौक हो जाएगा पानी कहीं, तो दिक्कत आ जाती है। ये क्या बन जाता है? नेगेटिव प्रेशर हो जाता है। इस नेगेटिव प्रेशर के कारण क्या हो जाती है? एयर बाइंडिंग हो जाती है। एयर बाइंडिंग मतलब जब नेगेटिव प्रेशर होगा तो पानी में से जो एयर रिमूव हो जाती है, पानी के अंदर डीओ प्रेजेंट होता है तो वो एयर रिमूव हो जाती है, और वो एयर रिमूव होकर कहाँ चली जाती है? फिल्टर के साथ टच हो जाती है, फिल्टर के साथ बाइंड हो जाती है, इसी को बोलते हैं एयर बाइंडिंग। नेगेटिव प्रेशर बना, पहले क्या बनता है? नेगेटिव प्रेशर बनता है, और नेगेटिव प्रेशर के थ्रू एयर पानी से रिमूव हो जाती है, और फिर एयर जो रिमूव होती है वो किसके साथ चिप हो जाती है? एयर बाइंडिंग हो जाती है, किसके साथ? फिल्टर मीडिया के साथ। तो इसके लिए क्या करना होता है? या तो बैक वॉश कर दो, ये तो एक हमेशा ऑप्शन रहता ही है। स्टैटिक हाइट थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, स्टैटिक हाइट इंक्रीज करेंगे तो जो इससे ज़्यादा हो जाएगा, फिर जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है फिल्टर मीडिया द्वारा इसको ओवरकम कर देंगे। अगर हमने अब वो फिल्टर मीडिया के ऊपर अगर हमने स्टैटिक हाइट बढ़ा दिया 15 से 20 सेंटीमीटर का, तो ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ओवरकम हो जाता है और पानी पास होने लग जाता है, टू ओवरकम नेगेटिव प्रेशर। पंपिंग इन एयर कर दो टू रिड्यूस द सक्शन इफेक्ट, ये जो भी नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, प्रेशर नेगेटिव प्रेशर बन रहा है तो एयर पंप कर दो, कोई बड़ी बात नहीं, आपने वो ये ध्यान रखना है। नेगेटिव प्रेशर बन जाता है, उसके कारण एयर रिमूव हो जाती है, रिमूव कहाँ से हो जाती है? पानी से, और कहाँ चिपक जाती है? फिल्टर मीडिया चिपक जाती है, इसी को बोलते हैं एयर बाइंडिंग। अब आता है मड बॉल फॉर्मेशन, दूसरी टाइप की दिक्कत। मड या डस्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट क्योंकि ऊपर से खुला रहता है, तो इन्वायरमेंट से मड या डस्ट डिपॉजिट होती रहती है ऑन टॉप लेयर के ऊपर डिपॉजिट होती रहती है, और क्या बना लेती है? मैट बना लेती है। यही अगर पेनिट्रेट कर जाए अंदर, फिल्टर के अंदर पेनिट्रेट कर जाए तो इसको बोल देते हैं मड बॉल फॉर्मेशन, ठीक है। मड बॉल फॉर्मेशन सिंपल क्या है? ये फिल्टर मीडिया है, इसके ऊपर ये स्टैटिक हेड है, इन्वायरमेंट खुला पड़ा है, इन्वायरमेंट से ऊपर कभी आंधी चलती है, कभी डस्ट चलती है, डस्ट ऊपर आ जाती है और ये यहाँ जम जाती है, और फिर डस्ट है अंदर भी चली जाती है, और क्या हो जाता है? मड बॉल फॉर्मेशन हो जाता है। फिर आता है क्रैकिंग ऑफ बेड, ये भी सेम सी दिक्कत है। फाइन सैंड इन टॉप लेयर सिंक, जो फाइन सैंड यहाँ जमी थी वो क्या हो जाती है? टॉप लेयर के ऊपर जम जाती है, और ये फिर श्रिंक करती है और फॉर्म करती है श्रिंकेज क्रैक्स। जब अपन बैक वॉशिंग के लिए जा रहे हैं तो पानी ऊपर से पूरा हटा दिया, और फिर ये श्रिंक करने, पानी है नहीं, श्रिंक करने लग जाती है। कौन? ये डस्ट या मड, जो भी मड या डस्ट है श्रिंक करती है और श्रिंकेज क्रैक बनाती है। अगर प्रेशर ऑफ वाटर से क्रैक्स, ऊपर से प्रेशर ऑफ वाटर होगा या फिर नीचे से बैक वॉशिंग करेंगे, इससे क्या होगा? जो ये क्रैक्स हैं वो वाइडन होते जाते हैं, ये श्रिंकेज क्रैक बने और श्रिंकेज क्रैक वाइडन होते जाते हैं, और अब जो फ्लो या मड या इम्प्योरिटीज है वो पेनिट्रेट कर जाती है और अंदर फिल्टर के, और एफिशिएंसी डिक्रीज कर देती है। यही क्या है? क्रैकिंग ऑफ बेड, कि ऊपर जो बेड था वो क्रैक हो गया, बस इस टाइप से क्रैक हो जाता है। ये क्या दिखा रहा हूँ? प्लान दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मड पोल फॉर्मेशन, यहाँ क्या होता है? मड या डस्ट जम गई ऊपर, सबसे ऊपर बेड के, ऐसे पूरा बेड है, ऐसे पूरा फिल्टर मीडिया है, तो टॉप दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर पानी जमा हो रखा है, तो ये टॉप के ऊपर डस्ट जम गई, फिर श्रिंक कर दिया इसने, श्रिंक कर दिया मतलब क्रैक बनेंगे, और फिर पानी के प्रेशर से क्रैक वाइडन हो जाते हैं, ये फिर अंदर चले जाते हैं। सिंपल सी चीज़ है, क्रैकिंग ऑफ बेड हो जाता है। एल्गी ग्रोथ हो जाएगी ऊपर, टॉप के ऊपर पानी तो है ही, तो एल्गी ग्रोथ हो गई पानी टॉप के ऊपर,
तो इसको रिमूव करने का तरीका क्या है, पानी का टेम्परेचर बढ़ा दूँ या कॉपर सल्फेट डाल दूँ। एल्गी को रिमूव करने का तरीका कॉपर सल्फेट। यह है ग्रेवल मोल्डिंग हो जाती है बम्पिंग ऑफ फिल्टर बेड। ग्रेवल मोल्डिंग या बम्पिंग ऑफ फिल्टर बेड क्यों होता है, हमने बैक वॉशिंग इम्प्रॉपर करी है, हमने सही से बैक वॉशिंग या तो डिज़ाइन नहीं करी या फिर कुछ वेलोसिटी वगैरह ज़्यादा डाल दी, कुछ प्रेशर ज़्यादा डाल दिया बैक वॉशिंग के टाइम पे, तो क्या होता है, ये फिल्टर मीडिया होता है, ठीक है, ये बम्प कर जाता है, इसे बम्प कर जाता है, बम्पिंग ऑफ फिल्टर मीडिया क्यों, ड्यूरिंग बैक वॉशिंग, इम्प्रॉपर बैक वॉशिंग के कारण फिल्टर मीडिया बम्प कर जाता है। इनएडिक्वेट फिल्टर मीडिया एंड फिल्टर बेड, अगर फिल्टर मीडिया ही एडिक्वेट है, फिल्टर बेड इनएडिक्वेट है, तो ये एक दिक्कत है, समझ में आ गया। फिर एक दिक्कत है सैंड इंक्रस्टेशन की। ये क्या दिक्कत है, अगर फिल्ट्रेशन से पहले हमने सॉफ्टनिंग प्रोसेस कर दी, सॉफ्टनिंग प्रोसेस मतलब हमने हार्डनेस रिमूव कर दी, तो हार्डनेस रिमूव करने के टाइम पे हमने क्या बताया, मान लो हमने सोडा लाइम प्रोसेस से सॉफ्टनिंग करी, सोडा लाइम प्रोसेस से, इसमें क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनता है, ये पूरा एक साथ नहीं बनता है, पूरा एक साथ नहीं बनता, लास्ट का पार्ट आराम आराम से बनता है, क्योंकि पानी कैल्शियम कार्बोनेट को इतना आसानी से छोड़ता नहीं है। क्यों, क्योंकि वो सेचुरेशन में बने रहना चाहता है, पानी सेचुरेशन में बने रहना चाहता है। हमने पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट LSI RSI, तो पानी इतना आसानी से लास्ट वाला पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट का छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको पता है अगर सेचुरेशन यहीं से कम हो जाएगा तो फिर मुझे कैल्शियम कार्बोनेट चाहिएगा, जो छोड़ता ही नहीं है, आराम आराम से छोड़ता है, पहले अपने आप को चेक करता है कि मेरे को चाहिए कितना और कितना मैं रिमूव कर दूँ, ठीक है, ये पानी की नेचुरल टेंडेंसी है। तो ये लास्ट वाला पार्ट आराम से बनता है। अब इसके आगे क्या कर दिया हमने, फिल्ट्रेशन लगा रखा है, और अगर इसमें रिमूव हो गया, सॉफ्टनिंग इज डन बिफोर फिल्ट्रेशन, तो इन इन्फ्लुएंट वाटर इफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, प्रेसिपिटेट बनाएंगे, वो चोक करेंगे, इसलिए रिकार्बोनेशन कर देते हैं टू मेक डिजोल्व कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी प्रेसिपिटेट बनाता है, ये भी प्रेसिपिटेट बनाता है। तो ये आगे जाके फिल्ट्रेशन में दिक्कत ना करें, सैंड इंक्रस्टेशन ना करें, वहाँ जाके प्रेसिपिटेट ना बने, इसके लिए अपन क्या कर देते हैं, पहले ही रिकार्बोनेशन कर देते हैं, ताकि जो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल बनने वाले थे या जो बन रखे हैं लेकिन सेटल नहीं हुए, उनको क्या किस में वापस ले आते हैं, इसको ले आते हैं वापस डिजोल्व सॉलिड्स, क्या बोले, डिजोल्व फॉर्म में, तो ये सैंड इंक्रस्टेशन की दिक्कत नहीं होगी, इसको बोलते हैं सैंड इंक्रस्टेशन। इंक्रस्टेशन बोला ही था, स्केलिंग का बड़ा भाई कौन है, इंक्रस्टेशन है, तो ये डिपोजिट ना हो इसके लिए अपन क्या कर देते हैं, रिकार्बोनेशन कर देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिकार्बोनेशन कर देते हैं। और क्या दिक्कत है, लॉस ऑफ फिल्टर मीडिया बाई बैकवॉश, बैकवॉश किया, इतना जोर से बैकवॉश कर दिया, फिल्टर मीडिया ही भाग गया, ये फिल्टर मीडिया था, बैकवॉश इतना तेज़ी से किया, फिल्टर मीडिया बाहर भाग गया, दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम है रैपिड शेडो फिल्टर की। या फिर स्लाइम ग्रोथ बन गई और लेयर ऑफ ऊपर क्या बोलते हैं ग्रीस व्रीस आ गया, स्लाइम ग्रोथ बन गई, तो ये सब छोटी मोटी दिक्कतें हैं। पहली बड़ी दिक्कत, नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बाई फिल्टर ज़्यादा हो गया, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, स्टैटिक हेड कम बचा है, तो नेगेटिव प्रेशर बनेगा। नेगेटिव प्रेशर क्या होगा, जो अंदर एयर है पानी के अंदर वो बाहर निकलेगी, नेगेटिव प्रेशर में वो बाहर निकल जाती है, तो फिर क्या करता है, जो वो एयर है वो फिल्टर मीडिया के साथ बाइंड हो जाती है, और इसको बोलते हैं एयर बाइंडिंग, और पूरा चोक कर देते हैं फिल्टर को। तो इसके रिमूव करने के तरीके, स्टैटिक हेड बढ़ा दूँ या पंपिंग इन एयर कर दूँ। मड वॉल फॉर्मेशन, क्रैकिंग ऑफ बेड, ये दोनों सेम टाइप की चीज़ें हैं कि इन्वायरमेंट से मड आई, डस्ट आई, और वो या तो अंदर चली गई और चोक कर दिया, या फिर ऊपर रह के श्रिंक कर दिया, क्रैक आ गए, क्रैक आगे क्या हो गया, वो क्रैक वाइडन हो गए, और अंदर इंक्रस्टेशन, अंदर क्या हो गया, डस्ट अंदर चली गई और चोक कर दिया, एल्गी ग्रोथ हो जाए, बम्पिंग ऑफ फिल्टर मीडिया हो जाए, सही से इनएडिक्वेट बैकवॉशिंग ना करे तो, और सैंड इंक्रस्टेशन, ये एक इंपॉर्टेंट है। तो अब मेनली तीन ही है, नेगेटिव प्रेशर बन जाए, बाहर से मड आ जाए, और सैंड इंक्रस्टेशन हो जाए। अगर हमने पहले सॉफ्टनिंग कर दी तो कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पे पूरा सॉफ्टनिंग प्रोसेस में पूरा प्रिसिपिटेट नहीं बनता है, कुछ प्रिसिपिटेट बाद में बनता है, और वो अगर फिल्टर मीडिया में आके इंक्रस्टेशन कर दिया, स्केलिंग हो गई, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, चोक हो जाएगा। उसके लिए अपन क्या कर देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो बना, जो अपने वो
जो बंद तो गया लेकिन सेट नहीं हुआ, उसके लिए अपन क्या कर देते हैं, इसको डिजोल्व फॉर्म में ले जाते हैं वापस। तो क्या कर देते हैं, रिकार्बोनाइज करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा देते हैं। पास करवा देंगे तो क्या बना लेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेगा। ये क्या है, डिजोल्व फॉर्म है, पानी में घुल जाता है। तो बस ये दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स यही हैं, इनके सॉल्यूशन है। तो ये अपने पूरा पढ़ लिया है अपने को। कल अपन पढ़ेंगे डिसइंफेक्शन, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे डिसइंफेक्शन। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल। रिविजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। टाटा। कितने घंटे का हो गया, 1 घंटा 36।